जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो फाइनली जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई है। नाउ हमारा सीए फाउंडेशन का जो लास्ट पेपर था बिजनेस इकोनॉमिक्स का, जो आपका फाइनल पेपर है, हो चुका है। तो जिस टाइम मैं ये पेपर आपके लिए एनालिसिस कर रही हूँ, आई थिंक सारे बच्चे रेस्ट मोड में होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे, तो आपका बनता भी है। तो इसीलिए जब मैंने ये लास्ट पेपर आपका FT2 रिकॉर्ड किया था, तो मैंने बोला भी था कि आपके पास ये 1.5 दिन है, तो इकोनॉमिक्स के लिए झोंक दीजिए। तो जिन्होंने भी मेरी बात को माना है, वो टिप्स लिए हैं, तो मैं बता देती हूँ कि उनका पेपर बहुत अच्छा गया है। वैसे भी ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो पेपर बहुत बहुत आसान आया हुआ है। अगर ओवरऑल हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ मैं कह सकती हूँ कि नियर टू 6 to 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हुई होगी या कोई स्टेटमेंट नहीं समझ आएगी होगी, नॉट ट्रू है, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं है। हाँ, एक में थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो मैं आपको बता दूंगी, मे बी आपको ग्रेस मिल जाए। तो मैंने जो पेपर एनालिसिस किया है उसके बेस पर मैं आपको बताती हूँ। जो माइक्रो का पार्ट है वो 43 क्वेश्चंस आए हैं और जो मैक्रो का पार्ट है वो आया है 57 क्वेश्चन। तो इस तरह से मेरे बनते हैं 100 क्वेश्चन। तो दिस इज द कि जो माइक्रो का पार्ट आया है 43 क्वेश्चन, वो तो आप ये मानिए कि आईसीए ने आपको एक सौगात दी है। इतने आसान क्वेश्चन है कि मुझे पढ़ते ही लगता है कि बस ये तो हो गया। आपको हर क्वेश्चन पे ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड या 25 सेकंड लगाने की जरूरत है, क्योंकि कोई कैलकुलेशन नहीं है, जो सिंपल नेम है। अगर कैलकुलेशन है तो वो बच्चों वाली कैलकुलेशन है, आप बिना कैलकुलेटर के भी कर सकते हो। अगर मैं मैक्रो में भी मानूं तो 43 प्लस में 40 क्वेश्चन ऐसे है जो बहुत बहुत ईजी है, डायरेक्ट लाइन फ्रॉम द एसएम उठाई गई है। तो 83 क्वेश्चन तो इतने आसान है कि आप उसको 1 से सवा घंटे में कर लेंगे। बच्चे 17 क्वेश्चन, उसमें से भी 10 ऐसे है जो आप थोड़ा सा सोचेंगे, कंसेप्ट पे जाएंगे तो हो जाएंगे। हाँ, 7 क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको पहले ही बोला है कि दैट विल बी, हो सकता है थोड़ा सा आपको आउट ऑफ सिलेबस लग सकता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा, लाइन टू लाइन नहीं रीड किया, या आपको ऐसे भी लग सकता है कि ये थोड़े से लॉजिकली हमें समझ नहीं आ रहे, कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं हो रही, मिक्स हो रहे हैं, कंफ्यूजिंग हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सबके ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन पेपर विल बी सेम, जैसे आपको पता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ दीजिए। व्हाट इज द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट? एबीसी निकालना आपको। व्हेन द क्वांटिटी प्रोड्यूस इज 100 यूनिट्स। तो आपके पास क्वांटिटी प्रोड्यूस 100 है, तो टोटल कॉस्ट 1000 है और फिक्स कॉस्ट है। तो टीसी का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। टीसी कितनी है मेरे पास, टोटल कॉस्ट कितनी है मेरे पास, 1000। 1000 में से मेरी क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट। ये फॉर्मूला सबको पता है, 200। तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 1000 माइनस में 200 कितनी आ जाएगी, 800। तो मुझे क्या निकालना है, एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला सबको पता है, तो 800 डिवाइडेड बाय में मेरे पास क्वांटिटी कितनी है, 1000। तो कितना आंसर आ जाएगा, 8। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था। विद इन 20 सेकंड मेरा निकला है, तो 20 सेकंड में आपका भी निकल गया। और इस तरह की आपकी बुक में ज्यादा नहीं तो 30, 40, 50 क्वेश्चन है, और इतनी प्रैक्टिस क्लास में की गई है। तो जिस भी बच्चे ने मतलब 50 नहीं 10 भी किया तो उसका आंसर बिल्कुल ठीक है। सेकंड आ जाइए। इफ इन एन इंक्रीज इन द सप्लाई विद अनचेंज डिमांड। अगर हम डायग्राम नहीं भी बनाते हैं तो एग्जैक्ट बताया गया है, अगर सप्लाई इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी के साथ क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्ट। सप्लाई बढ़ने से क्या है, क्वांटिटी बढ़ जाती है, और सप्लाई बढ़ने से क्या है, प्राइस कम हो जाते हैं। ये फॉर्मूलाज तक लिखवाए गए हैं क्लास में, ये सिंबल्स बनवाए गए हैं। अगर मैं नहीं भी बनाती डायग्राम तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो आंसर ढूंढ लेते हैं। द क्वालिटी इक्विलिब्रियम प्राइस विल गो डाउन। देखिए प्राइस क्या हो गया, गो डाउन, एंड द क्वांटिटी डिमांडेड वी गो अप। क्वांटिटी डिमांडेड गो अप। तो फर्स्ट में मिल जाता है मुझे, मैं बी भी पढ़ देती हूँ। द इक्विलिब्रियम प्राइस विल गो अप, तो ये बिल्कुल गलत है। क्वांटिटी डिमांडेड विल गो डाउन, ये बिल्कुल ही अपोजिट है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। द सी पढ़ते हैं, द इक्विलिब्रियम प्राइस विल गो अप, तो ये फिर गलत आ गया है, तो आगे पढ़ने की नीड ही नहीं। द क्वांटिटी इक्विलिब्रियम प्राइस विल गो डाउन, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड विल आल्सो गो डाउन, ये बिल्कुल गलत है। तो आंसर विल बी ए, आंसर विल बी ए। नेक्स्ट आ जाइए, थर्ड पढ़िए। अज्यूमिंग दैट द सप्लाई ऑफ द कार विल रिमेन कांस्टेंट एंड प्राइस ऑफ द कार आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन फ्यूचर। ये किसका पॉइंट है, फैक्टर्स का। हमने जो स्ट्रक्चर करवाया था ना, तो ये क्या है, स्ट्रक्चर नहीं करवाया था, चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन द डिमांड। तो ये क्या है, अदर फैक्टर्स का है। ये किसका पार्ट है, अदर फैक्टर्स का। ये कार्स की प्राइस की बात नहीं कर रहा, ये फ्यूचर प्राइस की बात कर रहा है। अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ते हैं तो मेरा बीइंग ए लेमैन, बीइंग ए
रैशनल कंज्यूमर मेरा क्या बिहेवियर होगा, आई विल परचेज मोर कार्स इन द टुडे, तो क्या होगा, आप सोचिए क्या होगा, तो डिमांड कर शिफ्ट टू द राइट, क्योंकि अदर फैक्टर से रिलेटेड है, अदर फैक्टर से रिलेटेड है, पूरा का पूरा डिमांड कर शिफ्ट हो जाता है। वो स्ट्रक्चर जिसको भी हल्का फुल्का ध्यान है उसका ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा, तो लेफ्ट नहीं आएगा, ये तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अब आ जाइए, एक कॉम्पिटिटिव फर्म शुड शट डाउन, शट डाउन के लिए मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं तो 100 बारी प्रैक्टिस किया गया है, यूटी एफटी वीकली टेस्ट सब में डाला गया। टोटल रिवेन्यू टोटल लेस देन द टोटल कॉस्ट नहीं हो सकता, टोटल रिवेन्यू आर लेस देन द मार्जिनल रिवेन्यू की बात ही नहीं की, द टोटल रिवेन्यू आर लेस देन द एवीसी, तो मैं इसी को ढूंढ रही थी एवीसी, तो क्या कहा है इसने, टी आर इज लेस देन द एवीसी। अगर यहाँ ए आर इज लेस देन एवीसी कहता तो ज्यादा बेटर होता, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो मैं सी पे जाऊंगी, द टोटल रिवेन्यू आर लेस देन द फिक्स कॉस्ट, इसका कोई मतलब नहीं है, तो आंसर विल बी सी। मेरे ख्याल में इसको किसी को कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि डायरेक्ट क्लू दिया हुआ है एवीसी, अगर कुछ और भी नहीं समझ आता तो डायरेक्ट क्लू है एवीसी का, तो हमें उसके साथ ही जाना है। अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर ए फर्म कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट, मुझे लगता है ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, कौन से मार्केट स्ट्रक्चर में होता है, परफेक्ट कंपटीशन में, ये आंसर रहा आपका, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर एंड द फर्म इज द प्राइस टेकर, तो फर्म्स के हाथ में प्राइस से रिलेटेड कोई भी अथॉरिटी या कोई भी रोल नहीं होता है, तो मुझे और कोई आंसर पढ़ने की नीड नहीं है, आपको भी नीड नहीं होगी, तो ये क्वेश्चन मेरा 10 सेकंड में हो जाएगा, जैसे मेरा हुआ वैसे ही आपका भी हो जाएगा। अब आ जाइए, किंग डिमांड कर्व इज फाउंड अंडर, तो ये तो मुझे लगता है ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, साथ में सेम जैसे, तो ओलिगोपोली इसका आंसर है, तो सारे क्वेश्चन ही ओलिगोपोली में क्या है, हम एक ही तो डिमांड कर्व पढ़ते हैं, वो किंग है, तो ये तो 100% है, फ्री गिफ्ट टू ऑल। Which one of the following is not the object of price discrimination? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहता है अलग अलग प्राइस लेने, अलग अलग पर्सन से, अलग अलग सेगमेंट से, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। देखिए नोट लिखा हुआ है, तो मैंने बार बार कहा है कि जो नोट वाले क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा लॉजिकली पढ़िए, उसको 2 बारी पढ़ लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या है, हमारा मोस्टली दिमाग कहाँ चलता है, जिस कंसेप्ट से हम जुड़े हुए हैं, तो नोट में क्या है, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट इसका है, टू एंजॉय इकोनॉमी ऑफ स्केल इसका है, टू होल्ड एक्सेस, नो, टू होल्ड एक्सेस नहीं, वो तो क्या करना चाहता है, डिस्पोज करना चाहता है, वो क्या करना चाहता है, डिस्पोज ज्यादा से ज्यादा, टू सिक्योर इक्विटी थ्रू, हाँ इसमें सोशल की बात आ जाती है, जैसे पुअर से कम प्राइस लिए मतलब रिच से ज्यादा, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है, तो आंसर क्या बनेगा सी, इसलिए बार बार बताया गया कि नोट इनकोरेक्ट, तो इन सब पे ज्यादा ध्यान देना, जिसने भी छोटी सी बात को ध्यान रखा है, यूटी एफटी सब में ये चीज बार बार रिपीट की गई है, तो उसका ये आंसर बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फंडामेंटल कॉज फॉर क्रिएशन ऑफ ए मोनोपोली, मोनोपोली का पहला रीजन ही क्या है, बैरियर्स टू एंट्री, मेरा फर्स्ट आंसर है, पहले नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं, लो नहीं हाई स्टार्टअप कॉस्ट हो सकती थी, कंपटीशन की बात नहीं है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही होना चाहिए था, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था, लेकिन फिर आंसर मेरा एग्जैक्ट दे दिया, हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, तो आंसर विल बी ए। A fast food chain introduce a new burger with a unique sauce to differentiate. Differentiate का नाम आता है, किसका नाम आता है, मोनोपोलिस्टिक का, बस, itself from competition. Although many similar burger option exist in the market, market में बाकी भी है, customer perceive this product as distinct, अलग. Which type of the market structure has been represented in given scenario? तो क्या है, मोनोपोलिस्टिक, बिना ऑप्शन पढ़े हम जा सकते हैं डायरेक्ट टू सी। नेक्स्ट पढ़ लीजिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मूला फॉर एमआर, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, गैप को, तो गैप को ही अगर मैं दिखाती हूँ डिफरेंस को, तो ये किसको दिखा रहा है, प्लस को, ये गलत है, ये किसको दिखा रहा है, मल्टीप्लाई, गलत है, ये किसको, सिंपल सा फॉर्मूला है, रटवा दिया जाता है, लिखवा दिया जाता है, तो एमआर क्या होता है, टी आर एन माइनस में, टी आर एन माइनस में 1, दोनों का गैप, दो चीजों का गैप, चाहे वो मैंने बार बार बताया है, हम कहाँ से शुरू होते हैं, एमयू से शुरू होते हैं, फिर हम कहाँ पहुंच जाते हैं, एमटी पे पहुंच जाते हैं, फिर हम कहाँ पहुंच जाते हैं, एमसी से पहुंच जाते हैं, फिर हम कहाँ पहुंच जाते हैं, एमआर पे पहुंच जाते हैं, मार्जिनल रिवेन्यू, तो ये सबसे मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन था। बोथ when both demand and supply decrease, अगर दोनों ही डिक्रीज हो रही है द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, तो डेफिनेटली क्या होगी, कम होगी, बट द चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस, हम नहीं कह सकते ना कि डिमांड कितनी चेंज हुई है और क्वांटिटी सप्लाई कितनी डिक्रीज हुई है, तो आंसर क्या बनेगा, देखो क्वांटिटी तो क्या होगी 100% क्या होगी, डिक्रीज, लेकिन हम प्राइस के बारे में इसलिए बात नहीं कर सकते क्योंकि हमें एग्जैक्ट फिगर आउट नहीं है कि कितना हुआ है चेंज, कितना हुआ है सप्लाई और डिमांड में कितना डिक्रीज हुआ है।
अगर ये भी होता तो फिर हम बता सकते थे कि क्या हुआ प्राइस के साथ, नहीं हुआ, पता नहीं है, तो आंसर विल बी ए। एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है, शुगर, अल्युमिनियम, किसका एग्जाम्पल है? परफेक्ट ओलिगोपोली का। कम्पिटिटिव ओलिगोपोली पढ़ते ही नहीं है, हम पढ़ लेते हैं, कोल्यूसिव नहीं है, ओपन नहीं है, क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। अगर होती तो हम बता सकते थे कि कोल्यूसिव है, ओपन है या कम्पिटिटिव है, लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम सीधा सीधा किसके साथ जाएंगे? परफेक्ट। वैसे भी जो मेटल रिलेटेड होते हैं हम उसको किससे जाते हैं? परफेक्ट। एक जैसी वस्तुएं, होमोजीनियस प्रोडक्ट, तो जिसका ये सब है तो इसका आंसर क्या जानेगा? परफेक्ट ओलिगोपोली। नेक्स्ट आ जाइए, देखिए इतने बड़े बड़े क्वेश्चन करवाए गए हैं इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट को उसको निकालने के लिए, इकोनॉमिक प्रॉफिट को, अकाउंटिंग प्रॉफिट को निकालने के लिए। उसके लिए तो बच्चे जैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा बच्चा जैसे नहीं होता। अब जिन्होंने वो उन क्वेश्चंस को निकाल लिया उनके लिए तो 1 मिनट का काम है। सपोज दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1000 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट बाय द फर्म इज 15,000। तो मैं मान के चल रही हूँ कि प्रोडक्ट बना रहे हैं। द एंटरप्रेन्योर क्या है? जो वहां का मालिक है, हैज इन्वेस्टेड 50,000 इन बिजनेस एंड नॉमिनल रेट ऑफ द रिटर्न इन द मार्केट इज 10%। उसने अपने पैसे लगाए हैं। जो अपने पैसे लगाता है, एनी कॉस्ट रिलेटेड टू द ओनरशिप, वो क्या है? इम्प्लिसिट। तो हमें यहाँ इम्प्लिसिट ही निकालनी है। 50,000 का 10% कर लीजिए, कितना आएगा? 5,000। तो आंसर विल बी 5,000। मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन फ्रॉम द कॉस्ट, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट पढ़िए, व्हेन देयर इज डिक्रीज इन द डिमांड ड्यू टू फॉल इन इनकम। तो आपका जो डिमांड फंक्शन था या फैक्टर्स थे, उसमें आपका जो ये सेकंड थर्ड पॉइंट है इनकम से, व्हेन सप्लाई रिमेन द सेम व्हाट हैपन टू द डिमांड कर्व। तो पढ़ लीजिए, इनकम भी क्या है? अदर फैक्टर्स में। प्राइस को छोड़कर जो भी फैक्टर्स है वो क्या है? अदर फैक्टर्स में आएंगे। तो क्या होगा? पूरे का पूरा शिफ्टिंग हो जाएगा, जिसको भी वो स्ट्रक्चर याद है। चेंज इन द डिमांड ड्यू टू द फॉल इन द इनकम। अगर डिमांड क्या होगा तो इट विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। अनचेंज नहीं होगा, इट विल बिकम वर्टिकल नहीं है, राइट नहीं हो गया, क्योंकि डिमांड कम हो, प्राइस इनकम कम हो रही है। इनकम कम होने से क्या हो रही है? डिमांड कम हो रही है। देखिए स्ट्रक्चर से रिलेटेड अभी तक 3 क्वेश्चन आ गए हैं, और वो स्ट्रक्चर इतनी बारी प्रैक्टिस किया जाता है, इतनी बारी लिखवाया जाता है, इतनी बारी बताया जाता है, उससे रिलेटेड 20 से 30 क्वेश्चन करवाए जाते हैं। Which type of the firm has the market power to change a price over marginal cost and earn a positive profit? ए परफेक्ट कम्पिटिटिव फर्म के पास ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें AR, MR, MC सब बराबर होते हैं। मोनोपोलिस्टिक फर्म के पास होता है। अब हम बनाते हैं, ये AR है, ये MR है और ये MC है। इक्विलिब्रियम मेरा यहाँ पर आ गया। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द, अब मेरा क्या है? AR इज ग्रेटर देन द MC। ये दोनों ही कंडीशन में होते हैं, मोनोपोलिस्टिक में भी होता है, मोनोपोली में। लेकिन मैं आई विल गो विद द मोनोपोली, ये ज्यादा सॉलिड है, यहाँ पे ज्यादा चांस है, क्योंकि इसका 100% कंट्रोल है अपने प्राइस पर। इनका क्या है? थोड़ा कंट्रोल है, बिकॉज ऑफ द कंपटीशन इन द मार्केट। ओलिगोपोली में हम इस तरह का कोई डायग्राम बनाते ही नहीं है, इनडिटर्मिनेट होता है हमारा डिमांड कर। अब आ जाइए, ये सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने FT में दिया था, तो मुझे लगता है सबको आता होगा, सबका 1 मिनट में निकल गया होगा, और मैंने डिस्कस भी किया था इस क्वेश्चन को। कंसीडर द फ्लोइंग डाटा, आंसर द क्वेश्चन नंबर 16 to 18। पहले 16 देखते हैं। इन विच फाइनेंशियल ईयर द नॉमिनल GDP एंड द रियल GDP आर द सेम। तो नॉमिनल GDP और रियल GDP कहाँ सेम होता है? जहां पर GDP डिफ्लेटर सेम होता है। जहां पे GDP डिफ्लेटर क्या होता है? 100 होता है। तो ये ईयर हम ढूंढ लेते हैं 2020-21, तो आंसर विल बी C। इन विच फाइनेंशियल ईयर द प्राइस लेवल हैज फॉल। तो प्राइस लेवल एंड द GDP डिफ्लेटर आर डायरेक्टली रिलेटेड। अब देखिए, जहां पे GDP डिफ्लेटर कम हो रहा है, यहाँ 100, इससे बढ़ रहा है, इसमें बढ़ रहा है, इसमें कम हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पे प्राइस लेवल भी कम हो गया, तो आंसर विल बी 2023-24। तो ढूंढ लेते हैं 2023-24, मेरा B आंसर बनेगा। अब आ जाइए, व्हाट विल बी द इन्फ्लेशन रेट इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 एज कंपेयर टू। ये सेम क्वेश्चन आपका FT में आया हुआ था। तो 2022-23 में मेरे पास क्या है? 168.40 माइनस में जो प्रीवियस ईयर उसको माइनस कर देते हैं 154.25 डिवाइडेड बाय में जो प्रीवियस ईयर उसको डिवाइड करते हैं इनटू में 100। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 9.17। सेम क्वेश्चन आपको दिया गया है FT में, कुछ भी इधर उधर नहीं है, सिर्फ फिगर्स अलग है। तो आई थिंक किसी का गलत नहीं होगा। उसके बाद मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है, जो आपको वीडियो डाली थी, तो आई थिंक उसको आपको हेल्प मिली होगी। The maximum value of the investment multiplier will be the infinitely when the।
तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं 1 माइनस में MPC। अब देखिए अगर मैं 1 में से MPC 1 डालती हूँ 1 बाई में 0 तो वो क्या हो जाएगी इन्फिनाइटली। साफ साफ आ रहा है, जिसको भी फॉर्मूला आता है तो आंसर विल बी A, MPC इज इक्वल टू 1। -1 डाल के देख लीजिए, बाकी कुछ डालने की जरूरत ही नहीं है। APC का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि हमने करना ही नहीं है। समझ आ गया? हाँ जी। कैलकुलेट द कंजम्पशन ऑफ द फिक्स कैपिटल निकालनी है मुझे। डेप्रिसिएशन की बात की गई है तो मेरे पास क्या दिया गया, जीडीपी दिया गया, जीडीपी एट एमपी दिया गया 8000, एनएनपी एमपी दिया हुआ 5600 रुपए। इनडायरेक्ट टेस्ट है मेरे 400, सब्सिडी है मेरी 300, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम 200। तो मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एनएनपी एट मेरे पास मार्केट प्राइस है 5600। अगर मैं एनडीपी निकाल लूं, मुझे एन से डी पे जाना है तो मुझे क्या करना, 5600 माइनस में क्या करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो कितनी है मेरे पास 200। तो मेरे पास आंसर क्या गया 5400। मुझे ख्याल से यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। अब मेरे पास जीडीपी है एमपी कितनी है मेरे पास 8000, और मेरे पास क्या है एनडीपी है मेरे पास एमपी कितना है मेरे पास 5600। अब मुझे यहाँ से जाना है, जी से एन पे जाना है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेप्रीशिएशन। क्या आ जाएगा मेरा, डेप्रीशिएशन आ जाएगा। आई थिंक इसका आंसर रहेगा 2600। आप करके देख लीजिएगा। ये मेरा यहाँ 54 आएगा बेटा जी, यहाँ 54 नहीं सॉरी 8000 आएगा और ये 54 आएगा जो मैंने निकाला है। मैंने निकाला है एनडीपी एमपी, तो आंसर विल बी 26। ये द आंसर विल बी 2600। ठीक है, तो आई थिंक बहुत आसान था, कुछ भी नहीं करना था। हाँ, बच्चे कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, इनडायरेक्ट सब्सिडी तो ये एक्स्ट्रा दिया है, इसका कुछ काम नहीं है, सीधा है। मुझे क्या करना है, पहले मैंने कहाँ गई, एनएनपी से मैं एनडीपी पे गई, एन से डी पे गई, फिर मैंने क्या किया, जीडीपी एमपी मेरे पास 8000 था, मेरे पास एनडीपी कितना आ गया 5400 था। मुझे जी से एन पे जाना था, इससे मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास क्या आ गया, डेप्रीशिएशन जो उन्होंने पूछा हुआ था। There are 3 different interlinked phase in the circular flow of the income। तो पढ़ते हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्पोजिशन। कंजम्पशन की यहाँ कोई बात नहीं होती है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट की कोई बात नहीं होती है। हाँ जी, प्रोडक्शन, डिस्पोजिशन। हाँ जी, तो क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके बाद क्या होता है, डिस्पोजिशन होता है। तो देखिए एक्सपेंडिचर, डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो दोनों एक ही बात होगी, तो आंसर विल बी सी। हाँ, सीक्वेंस सम नहीं है, तो आप लोग इस चीज में कंफ्यूज हो सकते हो। तो जिसने भी थोड़ा सा सोचा है, मैंने एक क्वेश्चन दिया था इंक्रीज इन रिटर्न, डिक्रीज इन रिटर्न, उसमें भी मैंने सीक्वेंस सेम नहीं दिया था। तो जिसने भी थोड़ा लॉजिकल सोचा है, हमें किसकी बात करनी है, 3 इंटरलिंक फेसेस की। तो ये 3 इंटरलिंक फेस है, सीक्वेंस सेम नहीं है, लेकिन आंसर विल बी सी क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब आ जाइए, इफ द कंजम्पशन फंक्शन c इज इक्वल टू 10 प्लस में 0.5 y एंड द इन्वेस्टमेंट 200 है, देन व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट लेवल ऑफ द इनकम। इसमें कुछ भी नहीं दिया गया कि 2 सेक्टर मॉडल है, 3 है, 4 है, लेकिन देखने से ही पता चल रहा है कि 2 सेक्टर मॉडल है। 2 सेक्टर मॉडल मतलब मोस्ट इजीएस्ट, तो निकाल देते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, एडी क्या होता है, सी प्लस में इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू वाई। मेरे पास सी दिया हुआ है 10 प्लस में 0.5 y प्लस में 200 इन्वेस्टमेंट है। मुझे क्या दिया गया है, व्हाट विल द लेवल ऑफ द इनकम। इनकम मेरे पास निकालनी है मुझे आय, इसको हम y ले लेते हैं ताकि आपको आसानी से रहे। तो मेरे पास आ गया 210 प्लस में 0.5 y। 210 में से 1 माइनस में मैं 0.5 y कर दूंगी तो 0.5 y आ जाएगा, 210 आ जाएगा। अब मेरे पास 0.5 y है, अब मैं y इज इक्वल टू कर देती हूँ 210 बटा में 0.5, तो आंसर 420 आएगा। तो आंसर विल बी 420, द मोस्ट इजी। जिसने भी हल्का सा फॉर्मूला पढ़ा है, प्रैक्टिस की है, वैसे भी बताया गया 16 और 17 चैप्टर में से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, वो यहाँ आए हुए हैं। तो और वो भी बहुत आसान, द मोस्ट इजिएस्ट, जस्ट चेक योर नॉलेज। कोई भी टिपिकल कैलकुलेशन आई ही नहीं है, या बिना कैलकुलेटर के कर रही हो। देखिए मैंने भी कोई कैलकुलेटर यूज नहीं किया हुआ है। इफ द जीडीपी डिफ्लेटर इज ग्रेटर देन 100, अगर जीडीपी डिफ्लेटर 100 से कभी होता है, जब हमारा जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू द बेस ईयर, तो वो क्या होता है, ग्रेटर देन 100। तो इसमें क्या आंसर आएगा, नॉमिनल जीडीपी इज ग्रेटर देन द रियल जीडीपी। इसका रीजन क्या है, जो नॉमिनल जीडीपी है वो इंक्रीज इन द प्राइस को रिफ्लेक्ट करता है,
तो क्या होगा, नॉमिनल जीडीपी इज ग्रेटर देन द रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी ये बिल्कुल गलत है, प्राइस लेवल ये इसका कोई मतलब नहीं है, इज इक्वल टू ये बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, तो आंसर विल बी बी। मेरे ख्याल में जिसने भी थोड़ा सा भी आपकी बुक में एग्जैक्ट दिया हुआ है, प्रैक्टिस भी करवाई गई है, बताया भी गई है, तो इस क्वेश्चन को गलत होने का कोई मतलब ही नहीं है। अब आ जाइए, गामा लिमिटेड ए साउथ कोरियन कंपनी, कंपनी का क्या नाम है, गामा लिमिटेड, और किसकी कंपनी है, साउथ कोरिया की है। अर्न प्रॉफिट फ्रॉम इट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन इन इंडिया, ऑपरेशन कहाँ कर रही है, इंडिया में। हाउ दिस प्रॉफिट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द इकोनॉमिक्स मेजर ऑफ बोथ कंट्री, बोथ कंट्री में। तो इंडिया में ये किसका पार्ट बनेगा, जीडीपी का। क्यों बनेगा, हमारी जीडीपी क्या होती है, फाइनल जो भी हमारी मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। तो इसका ऑपरेशन क्या है, विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंपनी। तो इसका क्या काम बनेगा, जीडीपी ढूंढ लेते हैं, जीडीपी इंडिया, जीडीपी जीडीपी सब में आ रहा है। एंड साउथ इंडिया, ये किसका पार्ट बनेगा, साउथ कोरिया में जीएनपी का, क्योंकि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जो इंडिया से कमाई गई है वो एन इसमें ऐड कर देंगे, तो आंसर विल बी सी। बाकी पढ़ लीजिए, ये गलत हो गया क्योंकि इसमें जी जी क्या आ गया है, इसमें क्या गया, इट विल बी इंक्लूड इन द इंडिया जीडीपी, बट नोट आ गया इसलिए गलत हो गया है। दे विल बी इंक्लूडेड ओनली, ये तो गलत हो गया, तो आंसर विल बी सी। आई थिंक अभी तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। ये सेम एग्जांपल आपकी बुक में, आपकी एसएम में दिया हुआ है, थोड़ा सा मैनिपुलेट करके, सिर्फ नाम चेंज है, सेम टू सेम लाइन है, चेंज क्या है, नेम, कंपनी का नाम और कंट्री का नाम चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। अगर किसी ने सिर्फ वही पढ़ लिया है तब भी आंसर निकल जाएगा। अब आ जाइए, इफ नेशनल इनकम इंक्रीज फ्रॉम 500 टू 2500 करोड़ ड्यू टू इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट 200 करोड़, तो इंक्रीज क्या हो गई, इन्वेस्टमेंट में, बट विल द वैल्यू ऑफ द मार्जिन, तो हम के निकाल लेते हैं, के का क्या है, चेंज इन द इनकम डिवाइडेड बाय में चेंज इन द इन्वेस्टमेंट। तो मेरा क्या आ गया है, चेंज कितनी हो गई, 2500 से में से 500 माइनस कर दीजिए, 2000 डिवाइडेड बाय में कितना आ गया मेरे पास 200, तो मेरा के कितना आ गया है, 10 आ गया है। अब मुझे क्या निकालना है, एमपीसी निकालना है, तो 1 माइनस में एमपीसी का मैं फॉर्मूला लगा देती हूँ। तो मेरे पास के कितना है, 10 है, जो मैंने अभी निकाला है, टे इज इक्वल टू 1 माइनस में एमपीसी, तो मेरा आ जाएगा 10 माइनस में 10 एमपीसी इज इक्वल टू 1। 10 एमपीसी इज इक्वल टू 9, एमपीसी इज इक्वल टू 9 पॉइंट में 10, तो आंसर विल बी दिस। तो बहुत ही आसान सा, जिसको फॉर्मूला आता है बस लगाना है और निकालना है, इनफैक्ट कैलकुलेटर या कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ओवरऑल अभी तक जो नजर आ रहा है पेपर 25 क्वेश्चन हो चुके हैं मेरे, 1/4, और मुझे लगता है मेरे 20 मिनट भी नहीं लगे हैं, शायद 17-18 मिनट मेरे लगे होंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम। कैलकुलेट द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा। मुझे लगता है इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता फॉर द सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स के लिए। एनएनपी दे रखा है आपको 12,000 रुपए, क्या चाहिए, एन से डी जाना है, माइनस में 10 कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपको 2000। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आंसर ढूंढ लीजिए 2000, इसका कोई जरूरत नहीं है। तो इससे आसान तो कुछ नहीं है। देखिए कितना सेक्शन, 5 सेकंड लगे हैं मुझे करने में। नेक्स्ट आ जाइए, हु आर द इकोनॉमिक्स क्रेडिट विद पायनियरिंग नेशनल इनकम अकाउंटिंग। आपकी एसएम की फर्स्ट लाइनिंग है अकाउंट नेशनल इनकम अकाउंटिंग में, तो वो कौन थे, साइमन एंड द रिचर्ड स्टोन, उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ये दोनों लाइनें ऐड है, तो आंसर विल बी बी। जिसने भी एसएम पढ़ी है, जिसने भी बुक पढ़ी है, जिसने लाइन पढ़ी है, उसके लिए आंसर बहुत ही आसान है। हाँ, बुक ही नहीं पढ़ी, लाइन्स नहीं पढ़ी, हमने बार बार कहा बुक एसएम कुछ भी मत छोड़िए, एक एक लाइन पढ़िए, बस यही आपके लिए क्या थी, एसेट्स थी। और जिसने अपनी एसेट्स को सही ढंग से यूज किया है तो उसको तो खूब खूब इंटरेस्ट मिलेगा, खूब खूब वेल्थ मिलेगी, फ्रूटफुलनेस मिलेगी। हाँ जी, अब आ जाइए, इफ ए कंट्री हैज द फ्लोइंग इकोनॉमिक डाटा, मेरे पास जीडीपी है 2000 रुपए बिलियंस, इनडायरेक्ट टैक्स है 250 बिलियंस एंड द सब्सिडी है 100। मुझे क्या निकालना है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, मेरे को निकालना है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और मेरे पास क्या है, जीडीपी एमपी। तो मुझे उल्टा करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, जीडीपी एमपी माइनस में इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस में सब्सिडी। मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस में इनडायरेक्ट प्लस में सब्सिडी। तो मैं कर देती हूँ 2000 माइनस में कितना है 250 प्लस में कितना है सब्सिडी 100, तो आंसर क्या आएगा 1850। मतलब
क्या कहते हैं बच्चों वाला क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन कोई आया ही नहीं हुआ, फॉर्मूलाज आए हुए हैं, सिर्फ फॉर्मूलाज को पुट करना है, डायरेक्ट पुटिंग। टेबल वाले क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो इतने आसान है कि पूरी टेबल भी यूज नहीं हो रही है, उसमें से भी 2-3 फिगर ही यूज हो रहे हैं, तो इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। If the average propensity to APS दे रखा है of a household is 0.4 and their income is 25, what is the total saving? हमें क्या निकालनी है, टोटल सेविंग निकालनी है, तो हम APS का फॉर्मूला लगा देंगे। हाँ जी, क्या निकलता है APS का फॉर्मूला, मेरे पास क्या है, टोटल इनकम है, इनकम डिवाइडेड बाय में सेविंग, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम होता है, सॉरी जी, तो मुझे क्या निकालना है, सेविंग निकालना है। हाँ जी बेटा जी, ठीक है, APS मेरे पास 0.4 है, मेरे पास सेविंग नहीं है, मेरे पास इनकम कितनी है 25,000, तो मैं इसको गुना कर देती हूँ, तो मेरे पास S कितना आ जाएगा, मतलब 10,000, S कितना आ जाएगा 10,000। सिंपल सा एक फॉर्मूला है जो आपकी बुक में दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, वो फॉर्मूला लगाना है और आंसर विल बी बी, आंसर विल बी बी। नेक्स्ट आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी इन्फ्लेशनरी, एंटी इन्फ्लेशनरी क्या है, इन्फ्लेशन को दूर करना है, मेजर दैट पुट्स डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द एग्रीगेट डिमांड कॉजिंग द इकोनॉमिक्स टू स्लो डाउन, हमें यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड को कम करना है, तो क्या होगा, रिडक्शन इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होगी तो क्या होगा, लोगों के हाथ में पैसा कम होगा, पैसा कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी। अगला भी पढ़ लेते हैं, इंक्रीज, तो इसका तो उल्टा हो जाएगा, अगर इंक्रीज है तो एडी बढ़ जाएगी, डिक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी तो पैसा ज्यादा आ जाएगा, तो फिर क्या होगा, एडी बढ़ जाएगी, डिक्रीज इन द टैक्स डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी तो ज्यादा खर्चा होगा, तो आंसर विल बी ए। तो ना ये है ना ये है ना ये है, ये सारे इसके अगेंस्ट जा रहे हैं, जो ए है वो सही जा रहा है। द स्लोप ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन रिप्रेजेंट, हम स्लोप बना लेते हैं, आपको सिखाया भी है 0, x और y, यहाँ पे मेरे पास कंजम्पशन है या इनकम है, तो क्या होगा, चेंज इन द C इज इक्वल टू चेंज इन द y, ये क्या बन गया मेरा MPC, तो आंसर विल बी बी। MPC का ये फॉर्मूला है, चेंज इन द C डिवाइडेड बाय में चेंज इन द y, और हमें पता है y एक्सिस डिवाइडेड में x एक्सिस होता है स्लोप, मैंने वो ही किया है, मैंने कुछ अलग नहीं किया है, तो आई थिंक सबको आता होगा, सबको पता होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग बैड ट्रेड, बैड ट्रेड क्या है इन द बिजनेस साइकिल, रिसेशन है, रिसेशन है, अब ट्रफ भी कर सकते हो, तो क्या होगा, सब कुछ क्या है, बहुत नीचे लेवल पे इकोनॉमी में, तो राइजिंग प्राइसिंग एंड लो एम्प्लॉयमेंट रेट, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, फॉलिंग प्राइस एंड हाई, बिल्कुल सही जा रहा है, हाई कंज्यूमर कॉन्फिडेंस तो है ही नहीं, खत्म हो चुका है, तो ये बिल्कुल गलत है, इंक्रीजिंग डिमांड, सब कुछ कम हो रहा है, डिमांड, प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, डिमांड ही नहीं हो रही, तो ये भी बिल्कुल गलत है, तो आंसर क्या बनेगा, फॉलिंग प्राइसिंग एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट, लोगों के पास काम नहीं है, तो आंसर विल बी बी। अगर आप लॉजिकली सोचेंगे तब भी आंसर निकल जाएगा, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो निकल ही जाएगा। बिजनेस साइकिल टिपिकली कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग फेज, तो बना लेते हैं हम बिजनेस साइकिल, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, बूम है या रिकवरी कह दीजिए, ये मेरा क्या है, पीक है, ये मेरा क्या है, रिसेशन है या कॉन्ट्रैक्शन है, ये मेरा क्या है, ट्रफ है या मेरा क्या है, डिप्रेशन है, ये मेरा क्या है, रिकवरी है। अब इसमें चेक कर लेते हैं, इन्फ्लेशन की कहीं बात ही नहीं होती तो ये गलत हो गया, एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रफ, देखिए एक्सपेंशन और पीक को हम एक ही लेके चलते हैं तो ये नहीं होगा, रिसेशन आ गया, डिप्रेशन आ गया, बूम आ गया, स्टेबिलाईजेशन की बात गलत है, पीक, रिकवरी और पीक, डिक्लाइन, रिकवरी और बूम, देखिए रिकवरी और बूम को मैंने एक ही लिया, यहाँ पे देख लीजिए, तो ये गलत है, तो आंसर क्या बनेगा, बी, एक्सपेंशन आएगा, ये रहा एक्सपेंशन, उसके बाद मेरे पास क्या आ गया, पीक आ गया, फिर मेरे पास कॉन्ट्रैक्शन आ गया, फिर मेरे पास ट्रफ आ गया, तो दिस वन इज माय आंसर, तो बी इज द आंसर, बी इज द आंसर, इसमें सारा कुछ मिल गया, एक्सपेंशन आ गई है, फिर पीक आ गया है, फिर कॉन्ट्रैक्शन आ गया है, फिर ट्रफ आ गया है, तो आंसर विल बी बी। आई थिंक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आपकी फर्स्ट पेज पर ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। Which of the following is true about the duration and intensity of business cycle? Intensity का क्या मतलब होता है, कितना गहरा, कितना मतलब वो इम्पैक्ट करता है, बिजनेस साइकिल हैव ए फिक्स्ड ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी, ये बिल्कुल गलत है, ये क्वेश्चन आई थिंक ज्यादा नहीं तो आपके मतलब
20-30 बारी आपने बुक में से पढ़ा होगा, फिर हमने हर किसी में FT UT, फिर आपके जो वीकली टेस्ट है, ऐप है, सब में ये दे रखा है। मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन, दिस इज द इंट्रोडक्शन। बिजनेस साइकिल एग्जिबिट द सेम ड्यूरेशन नहीं होती है, कम या ज्यादा। बिजनेस साइकिल वेरीज इन ड्यूरेशन, बिल्कुल ठीक है, एंड इंटेंसिटी, बट दे शेयर सम कॉमन फीचर्स। वही हम रिपीट कर रहे हैं कि पीक में ये होता है, रिसेशन में ये होता है, ट्रफ में ये होता है। तो ये आंसर मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। मैं फोर्थ फिर भी पढ़ देती हूँ। बिजनेस डू नॉट वेरी इन ड्यूरेशन, और हाँ जी ये तो वेरी करता है, तो डू नॉट आ गया, इसलिए आंसर सही नहीं है। 34 क्वेश्चन में आई थिंक किसी को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। गलती होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि फिगर से रिलेटेड ही तो है, अभी आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लगा कि बच्चों के मतलब टफ लगेगा। व्हाट डज आर्टिकल 275 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद? तो ये आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है, लेकिन ये बहुत डीप क्वेश्चन है एसएम का। जिसने बहुत डिटेल से पढ़ा है सिर्फ वही अटेंड कर पाएगा, मैं साफ कह देती हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है। स्टैट्यूटरी ग्रांट इन एड फ्रॉम यूनियन टू सर्टेन स्टेट। तो दिस इज द, जो अभी तक 35 क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है, जो मे भी आपका गलत हो, जिसमें मे भी आपने तुक्का मारा हो, जो मे भी आपने नहीं पढ़ा हो, तो ये है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि शायद आपने ना पढ़ा हो। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट ने, हो सकता है 5% 2% जो मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उन्होंने पढ़ा होगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट ने क्या पता तुक्का सही लग गया हो, मे बी सबका गलत हो जाए। नेक्स्ट आ जाइए। द एडवेंट ऑफ मोबाइल फोन, जैसे मोबाइल फोन आए, विच लीड टू ए बूम इन टेलीकॉम इंडस्ट्री, एग्जाम्प्लाइफाइज विच एक्सटर्नल कोज ऑफ द बिजनेस साइकिल। तो क्या हुआ, ये आपका एग्जैक्ट दिया हुआ है एसएम में। देखिए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन इसमें नहीं है, टेक्नोलॉजी लिमिटेशन नहीं है। डिसरप्शंस हो सकता है, टेक्नोलॉजी शॉक, लेकिन आईसीए हमेशा किसके साथ जाता है, एसएम की लाइन के साथ। तो ये एग्जैक्ट वर्ड यूज किया हुआ है, टेक्नोलॉजी शॉक। द एग्जैक्ट वर्ड इज गिवन इन योर एसएम। तो मैं भी इसी के साथ जाऊंगी, और आपको भी बताया गया है कि एसएम से बाहर कुछ नहीं है। जो चीजें एसएम में यूज की गई है आप उसी के साथ जाइएगा। दोनों ही आंसर बन सकते हैं ए एंड बी, लेकिन एसएम में एग्जैक्ट वर्ड यूज किया गया है टेक्नोलॉजी। देखिए एक्सटर्नल कोज है, ये एक्सटर्नल कोज है, लाइक वो, लाइक फ्लड, लाइक दिस। तो एग्जैक्ट वर्ड दे रखा है टेक्नोलॉजी शॉक, ये हो जाएगा आपका। तो इसमें मेरे ख्याल में अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। इफ ए गवर्नमेंट रिवेन्यू, देखिए ये सेम क्वेश्चन हमने किसमें किया था, UT2 में, शायद UT1 में। इफ ए गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसीव्ड फॉर ए ईयर आर 10,000 crore, capital received exclude borrowing are 2,000 crore, revenue expenditure is 12,000 and the capital expenditure 5,000. What is the physical deficit? तो फिजिकल डेफिशिएंट का क्या फार्मूला होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस में कैपिटल एक्सपेंडिचर, माइनस में क्या होता है हमारा, रिवेन्यू रिसीव्ड प्लस में कैपिटल रिसीव्ड, माइनस में एक्सक्लूडिंग ब्रोइंग। वो उसने खुद नहीं दे रखा है, देखिए आपकी हर तरह से हेल्प की गई है। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, 12,000 प्लस में कैपिटल एक्सपेंडिचर मेरे पास 5,000 है, तो मेरे पास 17,000 आ गया। माइनस में मेरे पास रिवेन्यू रिसीव्ड कितनी है, 10,000, प्लस में कैपिटल रिसीव्ड कितनी है मेरी, एक्सक्लूडिंग ब्रोइंग कितनी है, 2,000। तो 17,000 माइनस में 12,000 कर दीजिए, आंसर विल बी 5,000। तो मेरे ख्याल में मोस्ट ईजिएस्ट, इससे रिलेटेड आपके बजट में क्वेश्चंस है, आंसर्स है, प्रैक्टिस करवाई गई है, आपने खुद ने भी प्रैक्टिस की गई है और आपकी ड्यूटी में डाला भी गया है। नेक्स्ट आ जाइए, कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी टिपिकली इन्वॉल्व। कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शनरी का क्या मतलब होता है कि हमें क्या करना है, फिजिकल पॉलिसी। अब पढ़िए इसको फटाफट से। इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड रिड्यूसिंग टैक्स, आपको क्या करना है, फिजिकल पॉलिसी किससे रिलेटेड होती है, टैक्स से, सब्सिडी से, एक्सपेंडिचर से, सबको पता है, टू बैलेंस इन द इकोनॉमी। अब क्या है, कॉन्ट्रैक्शनरी का क्या मतलब है, संकुचित करनी है, सप्लाई कम करनी है, खर्चा कम करना है, एग्रीगेट डिमांड कम करवानी है। तो इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग से तो ये एडी बढ़ जाएगी। रिड्यूसिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग बिल्कुल ठीक है, एंड इंक्रीज टैक्स, इंक्रीज टैक्स से क्या होगा, डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी।
तो ये सही जा रहा है। अगला भी पढ़ लेते हैं, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, फिर ये बिल्कुल गलत हो गया। रिड्यूसिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग ठीक है, लेकिन स्पेंडिंग एंड टैक्सेस कम होने से क्या हो जाएंगे, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया एक तरह से। एक पार्ट क्या है, एडी को बढ़ा रहा है, एक पार्ट क्या है, एडी को कम कर रहा है। तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट है, तो आंसर विल बी बी। तो ये लॉजिकली आपने सोचा है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। द गवर्नमेंट यूज ऑफ प्रोसीड फ्रॉम प्रोग्रेसिव टैक्सेस, सबको पता है, टू सप्लाई essential food grains at high subsidies price to BPL household in an example of। हमारे पास गवर्नमेंट के 3 फंक्शन होते हैं, पहला है एलोकेशन, दूसरा है स्टेबलाइजेशन, तीसरा है रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तो रिलेटेड टू स्टेबलाइजेशन फंक्शन किससे है, एडी इज इक्वल टू अप्लाई, सप्लाई से, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को इक्वल करने से। एलोकेशन टू बूस्ट द इकोनॉमी, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, टू हेल्प द पुअर पीपल। जहाँ पे भी बीपीएल की बात आ जाती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, ट्रांसफर इनकम की बात आ जाती है, वो किससे रिलेटेड है, रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोडक्शन फंक्शन नाम की हमने कोई बात ही नहीं पढ़ी है मैक्रो में, तो आंसर विल बी सी। तो ज्यादा मुझे लगता नहीं है ज्यादा इसमें दिमाग लगाना है। पहला वर्ड मेरे पास बीपीएल हाउस होल्ड है, सब्सिडी देनी है उनको, तो आंसर क्या बनेगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब नेक्स्ट आ जाइए, द राइट ऑफ द चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, ये एक्ट है विच मैंडेट्स फ्री and compulsory education for every child between the age of the 6 to 14 year is an example of government intervention। गवर्नमेंट खुद पड़ी है मैदान में, इन केस ऑफ द मैरिड गुड, बिल्कुल ठीक लग रहा है मुझे आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, डीमैरिड गुड्स की बात नहीं हुई है, पब्लिक गुड्स हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं हुआ आप सोचिए, क्योंकि क्या है, नॉन एक्सक्लूडेबल, लेकिन यू हैव टू पे द फीस हेयर, तो ये हम नहीं लेंगे। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट एक्सटर्नलिटीज, ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें एग्जैक्ट नहीं दी गई है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर यहाँ पर होता पॉजिटिव तो ये भी हो सकता था। तो मैं किसके साथ जाऊंगी, ए के साथ। तो मैं किसके साथ जाऊंगी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन इतना भी कंफ्यूजिंग नहीं है। अगर आपने इस क्वेश्चन को एक बारी छोड़कर जो मैंने बताया था आगे बढ़ जाइए, फिर इसके ऊपर आप 1 से सवा मिनट लगाइए, तो ये आंसर ए आपका निकल जाएगा। जिस भी बच्चे ने ये किया है उसका आंसर सही निकलेगा। अगर जिसने फटाफट में कर दिया है तो मे भी गलत हो सकता है। Who introduced the concept of the collective consumption goods which later come to known as public goods? हाँ जी, ये आपकी बुक का डायरेक्ट लाइन क्वेश्चन है, पोल्स ए सैमसन इसका आंसर है, तो बाकियों को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए, अंडर सेक्शन 266 सबसेक्शन 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड इन रिलेशन टू ऑल फंड फ्लो वेयर द गवर्नमेंट एक्ट एज ए बैंकर। आपके बजट के चैप्टर की लास्ट 2 लाइन है, ये डायरेक्ट 2 लाइन है, तो उसमें एग्जैक्ट लिखा हुआ है किससे रिलेटेड है, पब्लिक अकाउंट से, ना कंसोलिडेटेड फंड से है, ना कॉन्टीजेंसी फंड से है, ना स्टेट डेवलपमेंट फंड से है। एग्जैक्ट 2 लाइन दी हुई है, तो इसमें आंसर है। तो जिसने भी लाइन टू लाइन पढ़ा है, और बजट में तो हम बार बार कहते हैं कि लाइन टू लाइन पढ़िए, बजट तो स्पेशली है ही लाइन टू लाइन, क्योंकि पूरी थ्योरी है। तो देखिए आ गया आंसर, डैश इज डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। देखिए एक तो एस्टिमेटेड आ गया, ओवर द टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू, टोटल की बात हो रही है, एस्टिमेटेड की बात हो रही है, तो दिमाग में क्या आएगा, बजट। तो बाद में क्या आएगा, दिमाग में क्या आएगा, बजट। एंड इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड रिसीव्ड एंड एक्सपेंडिचर बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल। तो बजट में यहाँ आता है, तो ये फिजिकल डेफिसिट नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, तो आंसर विल बी द बजट। एक तो एस्टिमेटेड है, एक टोटल है, और रेवेन्यू और कैपिटल दोनों की बात की गई है, तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या बनता है, इससे ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। जिसने भी बजट को लाइन टू लाइन पढ़ा उसके दोनों क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाइए, द सिचुएशन व्हेन द मार्केट डज नॉट सप्लाई प्रोडक्ट एट ऑल। एट ऑल का मतलब क्या है, प्रोड्यूस ही नहीं किया प्राइवेट सेक्टर ने, डिस्पाइट द फैक्ट दैट सच प्रोडक्ट्स एंड सर्विस आर वांटेड बाय द पीपल इज नोन एज। तो क्या होगा, अब क्या होगा, तो टेम्परेरी मार्केट फेलियर नहीं होता है, कंप्लीट मार्केट फेलियर। पार्शियल मार्केट फेलियर में क्या होता है, या तो ओवर प्रोडक्शन हो जाता है या अंडर प्रोडक्शन हो जाता है, इन दोनों में। रिलेटिव मार्केट फेलियर कुछ होता नहीं है, तो दिस इज द कंप्लीट मार्केट फेलियर, प्रोडक्शन हुआ ही नहीं है, तो आंसर क्या बनेगा, आंसर विल बी कंप्लीट मार्केट फेलियर। नेक्स्ट आ जाते हैं, फॉर इनिशियल डिपॉजिट ऑफ 6 लाख द क्रेडिट क्रिएशन इज कैलकुलेटेड एट द
बना लेते हैं हम, के बना लेते हैं जी, के निकाल लेते हैं। 50 लाख की बात हो रही है यहाँ पर, डिवाइडेड बाय में मैं 6 लाख कर देती हूँ, तो मेरा क्या आंसर आएगा 8.33 कुछ ऐसा आएगा। तो आप करके देख लीजिए। अब k इज इक्वल टू 1 प्लस आर 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 है, तो अब निकाल दीजिए k क्या है मेरे पास 8.333। अब मेरे को निकालना है 1 ट्वाइस आर आर आर। अगर मैं इस तरह से इसको निकालूंगी, यहाँ से इसको यहाँ टेंशन करूंगी, तो आंसर आ जाएगा 12%। तो आंसर क्या आएगा 12%। तो इसमें शायद जिसको भी फॉर्मूला याद है उसका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। जिसका भी फॉर्मूला याद है जिसको भी, उसका आंसर क्या होगा बिल्कुल ठीक। अब देखिए के नीचे अगर अब आ जाइए, अलेक्स हैज कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस। अलेक्स एक पर्सन का नाम है, उसने क्या किया हुआ है, इंश्योरेंस लिया हुआ है, विच कवर द कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स इफ हिज कार इज डैमेज इन एन एक्सीडेंट। एज ए रिजल्ट ही ड्राइव मोर ये क्या लिखा हुआ है, रेकलेसली। रेकलेसली होता है बिना सोचे समझे, मतलब क्या कह सकते हैं कि मतलब जानबूझकर गलत ढंग से ड्राइव कर रहा है, कि मैंने तो इंश्योरेंस लिया हुआ है। knowing that his insurance will cover any damage, over time he gets into more accident and files more insurance claim due to his careless driving। बिल्कुल साफ बढ़ा गया। this scenario illustrates which of the following concept। तो लेमन प्रॉब्लम तो ये नहीं है, वो तो हम स्क्रैप और मतलब उसकी बात करते हैं। गवर्नमेंट इंटरवेंशन की यहाँ बात ही नहीं होगी, मार्केट पावर की बात नहीं है। तो मोरल हजार्ड, तो जान कर अपने को जो मिला हुआ है उसका गलत यूज कर रहा है। तो दिस इज द, ये तो मतलब आपके एग्जैक्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक में, आपके एसएम का एग्जैक्ट एग्जाम्पल उठाकर सिर्फ नाम बदल दिया गया है। तो आई डोंट थिंक सो ये किसी का भी गलत होगा जिसने ये चैप्टर पढ़ा है। नेक्स्ट आ जाइए, मार्केट फेलियर अगर किसी ने पढ़ा है तो ये आंसर बनेगा मोरल हजार्ड। नेक्स्ट आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन रिलेशन टू क्रिप्टो करेंसी। ये भी डायरेक्ट आपकी लाइन है, सिर्फ 4 लाइनों में दे रखा है क्रिप्टो करेंसी और इसी में से आंसर आ गया है। हाँ जी, ट्रू बताना है आपको। These have achieved significant legislative recognition। बिल्कुल गलत है, अभी भी इसको नहीं मिला है recognition। These are not legally recognized in India। हाँ जी, ये बिल्कुल ट्रू है। These are not characterized as money। बिल्कुल ठीक है। In India it serve as a legitimate form of payment for goods and service in the way such। ये बिल्कुल गलत है। तो ट्रू क्या हुआ मेरे पास, सेकंड एंड थर्ड ढूंढ लेते हैं। सेकंड एंड थर्ड कहाँ है, डी पर, तो आंसर विल बी डी। तो ये भी आपकी एसएम की डायरेक्ट लाइन है, बिल्कुल डायरेक्ट लाइन है। तो जिसने भी डायरेक्ट लाइन पढ़ी है उसका आंसर ठीक हो जाएगा। इफ द मनी सप्लाई इज 1000 बिलियन एंड द मॉनेटरी बेस इज द 2000 बिलियन, व्हाट इज द मनी मल्टीप्लायर। तो ये भी निकाल लेते हैं जी। हमारे पास मनी सप्लाई का फॉर्मूला है, मेरे पास क्या है मॉनेटरी बेस, इनटू में मेरे पास क्या है एम। तो मेरे पास ये कितनी है 1000 इज इक्वल टू में मेरे पास मॉनेटरी बेस 200 है, ये गुना में कितना है मेरे पास, ये क्या है एम। तो ये एम निकल जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय में 200 कीजिए तो 5 आंसर आएगा। तो आंसर विल बी ए। सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको पुट करना है, आंसर आ गया 5। अगर मैं बिना पुट करे भी निकालती तो भी मेरे दिमाग में आ रहा था 5। अब नेक्स्ट निकालते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन मोस्ट कंट्री। मॉनेटरी पॉलिसी किससे रिलेटेड है, इन्फ्लेशन से। किससे रिलेटेड है, टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। मैंने एफटी में क्वेश्चन दिया था, तो टारगेट रेट ऑफ द इन्फ्लेशन क्या होता है 2 to 6। 2 to 6 4 प्लस और माइनस का दिया था। 2 क्या है लोअर लिमिट, 6 क्या है अपर लिमिट। इसी से रिलेटेड टू इंश्योर ए हाई लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इसका कोई लेना देना नहीं है, ये फिजिकल पॉलिसी है। टू मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, देखिए प्राइस स्टेबिलिटी की बात आ गई है। टू प्रमोट, इसका कोई लेना, टू कंट्रोल एक्सचेंज रेट का कोई लाइन, तो आंसर विल बी बहुत ही आसान है। वैसे भी जहां पर भी मॉनेटरी पॉलिसी आती है दैट इज रिलेटेड टू द इन्फ्लेशन। प्राइस स्टेबल लिखा भी हुआ है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी स्टेबिलिटी ऑफ द प्राइस। तो आंसर कहीं और मैच ही नहीं कर रहा है, सिर्फ इतना ही है प्राइस स्टेबिलिटी, ये आंसर आ गया है। तो अगर आपने कम पढ़ा हुआ है, थोड़ा कम ध्यान है, तब भी आंसर निकल जाएगा। तो बहुत ही आसान था। Which of the following is not a quantitative tool as used by the RBI to control the money supply in the entire। तो मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए 2 तरह के टूल्स यूज करता है, सबको पता है, क्वांटिटेटिव एंड द क्वालिटेटिव।
यहाँ पे लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव टूल्स क्या होते हैं? जो ओवरऑल इकोनॉमी पर एप्लीकेबल होते हैं। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, स्टैट्यूटरी SLR होता है, CRR होता है, सिर्फ क्या सिलेक्टिव क्या है, ये क्वालिटेटिव है। ये क्वालिटेटिव है जो पर्टिकुलर सेक्टर, पर्टिकुलर इंडस्ट्री, पर्टिकुलर एरिया के लिए होता है। नेक्स्ट आ जाइए, अकॉर्डिंग टू द फ्रीडमैन हाउ डज द प्राइस लेवल एज डिटरमिनेट अफेक्ट द नॉमिनल डिमांड फॉर मनी। तो फ्रीडमैन की पहले बात कर लेते हैं। इन्होंने क्या बात की थी? टोटल एसेट की बात की थी। इन्होंने क्या बात की थी? टोटल एसेट की बात की थी। इन्होंने सेकंड बात क्या की थी? नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात की थी। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? हम फ्यूचर में देखेंगे कि अगर प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो हमारी डिमांड कितनी है, डिमांड फॉर द मनी। अब इसमें से ढूंढ लेते हैं। इट हैज नो इफेक्ट, गलत है। इट इज नेगेटिव रिलेटेड टू द डिमांड फॉर मनी, इसका कोई ए राइज इन द प्राइस लेवल इंक्रीज द डिमांड फॉर मनी, बिल्कुल सही है। देखिए एनपी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी? अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो क्या होगा? नेट प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाएगी, योर डिमांड फॉर मनी बढ़ जाएगी। अगर इन्फ्लेशन कम है तो क्या होगा? एनपीवी बढ़ जाएगी, आपकी डिमांड फॉर मनी क्या हो जाएगी? कम। उसने यही लिखा हुआ है, ये गलत है। इसने इनवर्स बता दिए, राइज इन द प्राइस लेवल डिक्रीज द डिमांड फॉर मनी, तो ये बिल्कुल गलत है। तो आंसर विल बी सी, बिल्कुल सही है। देखिए ये क्वेश्चन टफ नहीं है, जिसने भी पढ़ा है, थोड़ा दिमाग लगाया है, एनपीवी को बारे में बताया गया है, टोटल एसेट के बारे में बताया गया है, कंसेप्ट सारे बताए गए हैं। अगर किसी ने ये दो अक्षर भी ध्यान रखे हुए हैं तो पता चल जाएगा कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन्फ्लेशन का, और वाइस वर्सा। इन्फ्लेशन बढ़ने से एनपीवी कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम होने से एनपीवी ज्यादा हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग डिमांड फॉर मनी होगी। नेक्स्ट आइए, व्हेन द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर, स्पेकुलेटिव का मतलब आते हैं क्या है? हम किसको याद कर लेते हैं? केनजियन को। फॉर मनी बिकम परफेक्टली इलास्टिक विद रिस्पेक्ट टू द इंटरेस्ट रेट मेकिंग द स्पेकुलेटिव मनी डिमांड कर पैरेलल टू द। तो आ गई हमारे पास, ये तो मतलब एक बहुत ही, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड, पढ़ने की भी जरूरत नहीं, आई थिंक, लिक्विडिटी ट्रैप। नियर टू जीरो, इंटरेस्ट रेट क्या है? नियर टू जीरो। तो मेरे ख्याल में पढ़ने की भी नीड नहीं है, साफ साफ नजर आ रहा है किसकी बात हुई है? स्पेकुलेटिव डिमांड की, इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड है। अगर क्या है, पैरेलल दिखा दिया है तो सब कुछ आपके साथ है, तो लिक्विडिटी ट्रैप। मैं बाकियों को पढ़ना भी नहीं रही क्योंकि मुझे पता है सबका आंसर ठीक होगा। अब आ जाइए, MSC MSF है, ये किससे रिलेटेड है? रेपो प्लस रिवर्स रेपो रेट से। सबको पता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाते हैं, पूछा जाता है। इज द पैनल रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लैंड मनी टू बैंक ओवर द रेट अवेलेबल अंडर द रेपो पॉलिसी, विच ऑफ द फ्लोइंग आर द करेक्ट ऑप्शन टू कैलकुलेट MSF रेट। MS क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अगर कमर्शियल बैंक के पास पैसों की कमी होती है तो क्या कहता है? सेंट्रल बैंक ऑफ द इकोनॉमी कहता है मेरे से पैसे ले लीजिए +1 में। तो ढूंढ लेते हैं रेपो रेट +1, ये आंसर रहा। लेकिन ऑप्शन 2 दिया गया है तो ये तो माइनस में, ये नहीं हो सकता, ये है माइनस में। तो अब बीइंग ए स्टूडेंट मैं क्या करूंगी? MSF रेट नहीं है तो ये क्या है? टाइपिंग मिस्टेक है। मे बी इसमें आपको ग्रेस मिल जाए, तो मे बी आपको इसमें क्या मिलेगी? ग्रेस। ना भी मिले तो बीइंग ए स्टूडेंट आपको पता है ये शायद टाइपिंग मिस्टेक है, ये भी टाइपिंग मिस्टेक है। तो हम किसके साथ जाएंगे? फर्स्ट और थर्ड के साथ। तो ढूंढ लेते हैं फर्स्ट और थर्ड कहाँ पे है। दिस इज द आंसर। तो ये तो सेम SM का क्वेश्चन है, एग्जैक्ट लाइन, एग्जैक्ट फॉर्मूला दिया गया है, जो प्रैक्टिस भी कराया जाता है, बताया भी जाता है और स्ट्रेस देके बताया जाता है कि आ सकता है। Which monetary tool is used to check temporarily liquidity mismatch in the market due to the foreign capital flow? तो फॉरेन कैपिटल फ्लो एकदम से ज्यादा या कम होने के लिए क्या होगा? लिक्विडिटी मिसमैच हो गई है। तो CRR हम यूज नहीं करते हैं, SLR यूज नहीं करते, हम ओपन मार्केट ऑपरेशन। मार्केट में कौन आ जाएगी? सरकार, या तो वो सेल करेगी या परचेज करेगी, लिक्विडिटी को कम करने के लिए या ज्यादा करने के लिए। ये हम नहीं करते, तो रेपो रेट से रिलेटेड है। तो आंसर विल बी सी। तो ये भी बहुत ही आसान था, जिसने भी कंसेप्ट पढ़े हैं, बुक रीडिंग की है, मैं बार बार वही कह रही हूँ। जब से इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट होती है की बात की जाती है कि एक कॉमा, एक डॉट भी मत छोड़िए, क्योंकि यही आपके लिए क्या है? एसेट है, आपकी बुक की आपके वेपन्स है। तो बस जिसने इन वेपन्स का सही तरीके से यूज किया है उनका कुछ भी गलत नहीं होगा। और अभी तक तो मुझे नहीं लगता कोई भी एक ही क्वेश्चन टफ आया था, वो 272 वाला। उसके बाद सारे ठीक थे जो आपने पढ़े हैं।
नेक्स्ट पढ़ लेते हैं एबीसी लिमिटेड, एक कंपनी बेस्ड इन कंट्री ए इंपोर्ट मशीन फ्रॉम कंट्री बी। ये कंपनी बी है, ये कंपनी ए, ये से इंपोर्ट कर रही है। कंट्री ए इंड्यूस्ड measure that required all importers to pay 25% of the total value of the good 3 months in advance before the good arrived। तो वो क्या है, इंपोर्ट को कम करने के लिए क्या है, कंपनी ए की जो गवर्नमेंट ने उसने क्या किया कि आपको 25% क्या है पहले पे करने पड़ेंगे, एडवांस में पे करने पड़ेंगे 3 मंथ्स एडवांस में, जब आपको डिलीवरी मिलेगी। विच मेजर हैज बीन अडॉप्टेड बाय कंट्री ए। तो ये क्या है, इसमें पैसे की बात नहीं की गई है, तो क्या है, प्राइस कंट्रोल मेजर तो हो ही नहीं सकता। मेजर इफेक्टिव कंपटीशन ये भी नहीं है। गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी तो होती ही नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट उठा रही है। तो फाइनेंशियल मेजर इसका आंसर है। लॉजिकल सोचिए, आंसर निकल जाएगा। अगर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था तो मैंने यही कहा था कि आगे चल पड़िए, पहले आगे वाले क्वेश्चन कर लीजिए। जो थोड़ी सी जिनकी भी स्टेटमेंट बड़ी है, जिसमें भी हल्का सा डाउट है, उस पर टाइम मत लगाइए, उसको छोड़कर आगे चल पड़िए, क्योंकि आपके 70-80% क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो बहुत छोटी थी, फटाफट से हो रहे थे। तो ये 10-5 क्वेश्चन जो लास्ट में 20 क्वेश्चन मैक्सिमम मैं मानती हूँ कि जो बच जाते हैं, आप उसको आराम से बैठ पढ़ते, उनको उनकी जो लैंग्वेज उसको पढ़ते, आंसर आ जाता। कैलकुलेट ब्रॉड मनी M3 फ्रॉम द। ब्रॉड मनी M3 में क्या आता है, M1 आता है, प्लस में क्या आता है, टाइम डिपॉजिट आता है। तो M1 में क्या है, करेंसी विद द पब्लिक आएगी 2250 आ जाएंगे, प्लस में डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम आएगा 630 आ जाएंगे। टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट इसका पार्ट नहीं है, ये M2 और M4 का पार्ट है। टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स ये आ जाएंगे, हाँ जी मैंने कहा ना टाइम डिपॉजिट आ जाएगा, तो प्लस में 535 आ जाएंगे। सेविंग डिपॉजिट ये M4 का पार्ट है तो ये नहीं आएंगे। 1 2 3 इन तीनों को जोड़ेंगे तो मेरा जो आंसर आएगा, शायद हम जोड़ ही लेते हैं भाई, 2250 प्लस में 630 प्लस में 535, ये आ गया 5 आ गया, ये आ गया 1 आ गया, ये आ गया 6 और 5 11, 11 और 1 12 4, यहाँ पे आ गया 3415, 3415 ढूंढ लेते हैं, आंसर विल बी ए। तो बहुत ही आसान था, बहुत बारी प्रैक्टिस करवाया जाता है, बताया जाता है, हाँ जी। तो इसमें शायद ही किसी की गलती होगी। देखिए पढ़ा ही नहीं है तो कुछ नहीं कह सकते, अगर पढ़ा है 2 बार भी प्रैक्टिस की है तो आंसर निकल जाएगा। क्योंकि आप ये देखिए ना, क्वेश्चन बहुत छोटे आए हुए हैं, टेबल में भी जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना बहुत छोटे आए हुए हैं, कैलकुलेशन बहुत इजी है, किसी में भी डॉट या किसी में भी मतलब वो यूज ही नहीं की गई है, सिंपल कैलकुलेशन है कि जोड़ी और आंसर निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था तो आप छोड़ के आगे भी निकल सकते थे, अगर आपको लगता है बहुत आसान है तो कर भी सकते थे। Country X has seen an increase in its real effective exchange rate. As a result, country X goods are become more expensive for foreign buyers. तो more expensive बन गया है तो क्या होगा, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्री आर बिकमिंग, इन्होंने सब कुछ तो दे दिया है। अब मान लीजिए इंडियन रुपीस की बात ही करते हैं डॉलर के मुकाबले में, पहले मेरे 90 थे, अब मेरे 80 हो गए, ठीक है। मेरी कंट्री क्या हो गई, अप्रिशिएट हो गई है, मेरी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या अप्रिशिएट हो गई है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरा इम्पोर्ट होगा, लोगों को मुझे कम पे करना पड़ेगा, मुझे ज्यादा पे करना पड़ेगा, मुझे ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्या करूंगी, इंपोर्ट, और लोगों को क्या करना पड़ेगा, मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या है, मुझे कम से कम पे करना पड़ेगा। तो ये साफ लाइन दिख गई है, फॉर फॉरेन बायर्स एंड इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्री आर बिकमिंग चीपर्स। तो एक्सपोर्ट्स मेरे क्या हो जाएंगे, एक्सपेंसिव हो जाएंगे, एक्सपोर्ट्स मेरे क्या हो जाएंगे, एक्सपेंसिव हो जाएंगे, इंपोर्ट मेरे क्या हो जाएंगे, चीपर हो जाएंगे। व्हाट इज द लाइकली, एक्सपोर्ट फॉर विल इंक्रीज, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ऊपर की लाइन से उठा लेते हैं, इंपोर्ट फॉर कंट्री एक्स विल बिकम मोर एक्सपेंसिव, इंपोर्ट टू कंट्री एक्स, नो, ये तो सस्ते हो गए हैं। एक्सपोर्ट फ्रॉम कंट्री एक्स बिकम लेस कॉम्पिटिटिव, बिल्कुल सही है। इंपोर्ट टू कंट्री एक्स विल डिक्रीज, इंपोर्ट टू नहीं, ये भी गलत है, ये तो ज्यादा होंगे, तो ये भी गलत है। तो आंसर क्या आएगा, सी, आंसर क्या आएगा, सी। देखिए सब इसने खुद ने इसको आसान बना दिया, आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, इसने बता ही दिया है कि क्या किया गया है कि आपके जो कंट्री बिकम मोर एक्सपेंसिव फॉर द फॉरेन एक्सपोर्ट एट द गुड्स,
गुड्स का मतलब क्या है, जो आप एक्सपोर्ट्स करते हो। इंपोर्ट क्या है, जो आप बाहर से करते हो, वो सस्ते हो जाएंगे। तो बता दी है कि एक्सपोर्ट फ्रॉम कंट्री एक्स बिकम लेस कम्पिटिटिव, आपके एक्सपोर्ट्स कम होंगे। आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, इंपोर्ट। ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे, इंपोर्ट, क्योंकि आपको कम पे करना पड़ेगा। हाँ जी, इन विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म ऑफ द एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100% इन्वेस्टमेंट इज अलाउड अंडर द ऑटोमेटिक रूट फॉर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट इन इंडिया। ये बहुत अच्छे से समझाया गया। ग्रीनफील्ड का क्या मतलब होता है, जब नया कुछ बनाना होता है। ब्राउनफील्ड का क्या मतलब होता है, जब एक्सपेंशन करनी होती है, रेनोवेट करना होता है, कुछ इंक्रीज करना होता है। तो 100% कहाँ पे आया है हमारा, ब्राउनफील्ड में। ये आपके एसएम की डायरेक्ट लाइन है। जॉइंट वेंचर है नहीं, सब्सिडरीज एस्टेब्लिशमेंट है नहीं, तो आंसर विल बी बी, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट के साथ हम जाएंगे। जिसने भी एसएम पढ़ा है उसका ये ठीक होगा। हो भी सकता है कि बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ा है इसको, लेकिन ये दोनों ही वर्ड बहुत यूज होते हैं, तो शायद ये ठीक होगा। तो मेरे ख्याल में ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। हु प्रपोज दैट ए कंट्री शुड एक्सपोर्ट, हाँ इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा, कंफ्यूजन होगी, बहुत सारे बच्चों का गलत भी होगा। मैं इसका रीजन भी बता देती हूँ। हु प्रपोज दैट ए कंट्री शुड एक्सपोर्ट गुड्स इन विच इट हैज द ग्रेटेस्ट एब्सोल्यूट, आपने एब्सोल्यूट पढ़ते ही आप एडम स्मिथ के साथ गए होंगे, लेकिन नहीं। एंड इंपोर्ट गुड्स इन विच इट्स एब्सोल्यूट एडवांटेज इज कंपैरेटिव लेस। एडम स्मिथ क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट में क्या कहते हैं कि वो एक में तो क्या है उसको एडवांटेज है, एक में उसको एडवांटेज नहीं है। कंपैरेटिव में क्या कहते हैं, जो रिकार्डो ने दी थी, कि दोनों में ही वो क्या है, एडवांटेज हो रहे हैं। लेकिन वो इंपोर्ट कौन सा करेगा, जिसमें उसको लेस हो रहा है। देखो दोनों में ही हो रहे हैं लेकिन उसको लेस हो रहा है, तो मैं किसके साथ जाऊंगी, डेविड रिकार्डो के साथ। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन आंसर विल बी बी, क्योंकि इसने कंपैरेटिव की बात की गई है। देखिए साफ साफ लिखा है, ग्रेटेस्ट एब्सोल्यूट एडवांटेज एंड इंपोर्ट इन विच इट्स एब्सोल्यूट एडवांटेज इज कंपैरेटिवली लेस। तो कंपैरेटिवली लेस, तो वो इंपोर्ट किसको करेगा, जिसमें उसको एब्सोल्यूट क्या है, उसका एडवांटेज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। समझ आ गया। तो आंसर विल बी डेविड रिकार्डो। नेक्स्ट आ जाइए 60th क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ कंट्री दैट हैव ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अमंग देमसेल्फ एंड, जो कंट्रीज है उनके आपस में क्या फ्री एग्रीमेंट है, मे अप्लाई ए कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ टू अदर कंट्रीज। तो ये तो मतलब ट्रेडिंग ब्लॉक आपकी क्वेश्चन, आपकी एसएम का डायरेक्ट लाइन है कि जो कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ है वो अदर्स कंट्री के साथ अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो वो लगेगा। तो अभी तक मेरे 60 क्वेश्चन हो गए। मेरे ख्याल में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंफ्यूजिंग थे, जो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आपको डाउट्स आ सकता है। वही मैंने एक रेशो लिया था 7 to 8 क्वेश्चन जो बच्चों को तंग करेंगे, और वही आपको आपके सामने आ रहे हैं। नेक्स्ट आ जाइए, Which of the following is not an example of the technical barriers to trade, TBT। हाँ जी, TBT किसके अंडर आता है, जिसमें हम स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, जिसमें हम आकार की बात करते हैं, हम शेप की बात करते हैं, क्वालिटी की बात करते हैं, क्वांटिटी की बात करते हैं। तो इको लेबलिंग आ गई, इसमें क्वांटिटी स्टैंडर्ड आ गया, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी आ गया कि क्या है क्या नहीं है। तो इम्पोर्ट कोटास में ऐसी कोई बात नहीं होगा। तो दिस सी इज द आंसर। तो ये तो बहुत आसान था, तो सबका ठीक होना चाहिए। 62 आ जाइए, A US based cell phone service provide expands its operation in India by offering the same telecommunication service as it does in the US। तो अगर सेम है तो उसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल। अगर अलग अलग है तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकल। अगर किसी तरह का कोई मैच ही नहीं है तो उसे हम कहते हैं कॉन्ग्लोमरेट। टू वे डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट की कोई बात नहीं गई है, तो आंसर विल बी, ये बहुत आसान था। इसका लास्ट ईयर जो आंसर आया, क्वेश्चन आया हुआ था, वो था वर्टिकल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, इस बार हॉरिजॉन्टल से आ गया। तो अगर एक ही लाइन में कर रहे हैं, वहां पर भी वो टेलीकम्युनिकेशन में था, यहाँ पर भी वो टेलीकम्युनिकेशन में है, तो सेम लाइन है तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। सेम लाइन में क्या है तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। तो अभी तक 62 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप एनालिसिस कर सकते हो घर बैठकर कि आपके कितने ठीक है, कितने आसपास गए हैं, क्या सिली मिस्टेक्स हुई है, प्रॉपर पढ़ा नहीं है, क्या नहीं देखा, जो टिप्स दिए गए थे, जो गाइडलाइंस दी गई थी, उन्हें फॉलो किया या नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इम्पोज टैरिफ ऑन स्टील प्रोडक्ट एज अंडर। 5% क्या लगाया है एड वैलोरम और 800 पर टन
विच एवर इज हाई इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखिए और आ गया है दोनों में से, तो ये मिक्स टैरिफ का एग्जाम्पल है। अगर दोनों ही लगते तो वो कंपाउंड टैरिफ का एग्जाम्पल होता, तो आंसर क्या जाएगा ए। अगर यहाँ पर और की जगह एंड होता तो क्या आ जाता कंपाउंड, लेकिन क्या लगा हुआ है और, तो ये तो अकेला है नहीं, ये भी नहीं है, तो आंसर क्या बनेगा मिक्स टैरिफ। तो ये बहुत आसान है, ये बताया गया है, एग्जाम्पल भी है आपकी बुक में, आपके एसएम में एग्जाम्पल है, तो जिसने भी पढ़ा है जिसने भी समझा है वो आ जाएगा। Which of the following is not the advantage of fixed exchange rateism? देखिए नोट आ गया है, फिर से मैं कह रही हूँ नोट आ गया है तो थोड़ा सा दो बारी पढ़ लीजिए। एडवांटेज एन इंक्रीज इन स्पेकुलेशन ऑफ, तो स्पेकुलेशन तो होगा ही नहीं, फिक्स रहेगी, तो ये तो नहीं है इसका। नोट द एग्जाम्पल एडवांटेज, तो नहीं है ये एडवांटेज, हाँ जी ये तो इसके है ही नहीं। इनहांस इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, हाँ जी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ खुद ही। विच ऑफ द फ्लोविंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ ए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट प्रिज्म, देखिए एन इंक्रीज इन स्पेकुलेशन ऑन एक्सचेंज रेट मूवमेंट, तो ये तो मतलब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का पार्ट है। इनहांस इंटरनेशनल ट्रेड ये इसका एडवांटेज है। अवॉइड करेंसी फ्लक्चुएशन ये इसका एडवांटेज है। इनहांस द क्रेडिबिलिटी ऑफ द कंट्री मॉनेटरी पॉलिसी ये इसका एडवांटेज है, तो कौन सा नहीं है, ये नहीं है। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द फिक्स एक्सचेंज रेट। जहां फ्लेक्सिबल की बात हो रही है, जहां पे स्पेकुलेशन की बात हो रही है, जहां पे मूव हो रही है, तो वो उसका पार्ट नहीं है, वो इसका एडवांटेज नहीं है, तो आंसर विल बी ए। आंसर देखिए मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई हूँ, तो आंसर क्या बनेगा ए, क्योंकि इसमें नोट आएगा, तो नोट, तो मैंने बार बार कहा उन लाइनों को दोबारा से पढ़िए, क्योंकि हमारा दिमाग कहाँ जाता है, जो कंसेप्ट हमने पढ़े हुए हैं, हम उसके अगेंस्ट जाने के लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए, एन एंटी डंपिंग ड्यूटी इज द प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ दैट ए डोमेस्टिक गवर्नमेंट इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट दैट इज बिलीव आर प्राइस बिलो। देखिए सबसे पहले हमें डंपिंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा। डंपिंग क्या होती है, डंपिंग में हम दो तरह से पढ़ते हैं कि जो हमारा जो है, हम जो जिस कंट्री में हम फॉरेन कंट्री में प्राइस कम लेते हैं एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक, या सेकंड होता है हम अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट से कम प्राइस लेते हैं। तो यहाँ ढूंढ लेते हैं दोनों में से कौन सा है। एक्सपोर्ट प्राइस की कोई बात नहीं, कहीं इंपोर्ट ड्यूटीज की कोई प्राइस नहीं, कि फेयर मार्केट तो प्रोडक्शन कॉस्ट से हम कम प्राइस ले रहे हैं, तो वो क्या है, एंटी डंपिंग ड्यूटी में आ जाएगा। तो वो क्या आ जाएगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो हम उस पर क्या लगा देंगे, एंटी डंपिंग ड्यूटी। What type of the economy is described as prevalent in ancient and medieval India? तो ये तो आपकी मतलब एग्जैक्ट लाइन है आपके, जो मतलब 10th यूनिट है आपका एसएम का, उसकी सेकंड लाइन है शायद। इज सेल्फ रिलायंट एंड प्रोस्पेरियस इकोनॉमी। अगर बच्चों ने कुछ गलती की होगी तो वो की होगी नहीं, तो इसमें क्या है, हैंडमेड वस्तु ये, और प्रोस्पेरियस का मतलब क्या, ग्रोइंग इकोनॉमी है हमारी, सिर्फ एग्रीकल्चर की बात नहीं की गई है। तो आंसर क्या बनेगा, बी। सी और डी तो बनते ही नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बोर्ड FIPB वाज एस्टैब्लिश्ड इन May 2017 एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्लेस इट। तो इस 10th यूनिट का डायरेक्ट लाइन है, जिसने भी रीड किया है लाइन टू लाइन, ये बताया भी क्या है कि क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे, तो आंसर विल बी बी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल। नेक्स्ट आ जाइए, द डैश इंक्लूड ए स्टेबल एंड ट्रांसपेरेंट टैक्स। देखिए टैक्स की बात आ गई है, बेटर टैक्स कंप्लायंस की बात आ गई है, रिडक्शन ऑफ द सब्सिडी की बात आ गई है, इनकरेजमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर आ गया, तो क्या होगा, फिजिकल रिफॉर्म। फिजिकल पॉलिसी में हम क्या पढ़ते हैं, ये सभी तो पढ़ते हैं, दिस इज द फिजिकल। टैक्स आ गया है, सब्सिडी आ गई है, प्राइवेट सेक्टर आ गया है, सब कुछ आ गया, तो फिजिकल बाकी पढ़ने की शायद जरूरत भी नहीं है आपको। ये भी आपके 10th यूनिट का डायरेक्ट लाइन है। नेक्स्ट आ जाइए, विच ऑफ द फ्लोविंग सेक्टर हैज रिसेंटली बीन इंक्लूड अंडर द PLI स्कीम। ये भी डायरेक्ट लाइन है आपकी 10th यूनिट की 30th चैप्टर की। PLI क्या है, PLI क्या है, PLI था लिंक इन पब्लिक लिंक इंसेंटिव स्कीम, पब्लिक लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो ये तो ऑटोमेटिकली थे, अब इसको इसमें ऐड कर दिया गया व्हाइट गुड्स, एयर कंडीशनर एंड LED लाइट्स को। तो ये भी आपकी SM की डायरेक्ट लाइन है, जिसने भी लाइन टू लाइन पढ़ा है 30th चैप्टर में 10th यूनिट में तो हम करवाते ही हैं, और पढ़ाते भी इस तरह से है कि 3-4 पेज करके पढ़ाते हैं ताकि आपको वो याद हो जाए। तो क्योंकि उसमें तो याद ही करना है, लाइन टू लाइन याद करना है।
हाँ जी, 70 क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट से. विच ऑफ द फ्लोइंग वाज नॉट द फोकस ऑफ मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म? रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऑन गवर्नमेंट बैंक, ये बिल्कुल ठीक है. नोट नोट लिखा हुआ है, फिर से देखिए ये तो है. रिस्ट्रिक्टेड आ गया है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है बल्कि हम तो इनवाइट कर रहे हैं एफडीआई को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द बैंक को दे रहे हैं. तो क्या है, दिस इज नॉट द फोकस, ये नहीं है. तो नॉट द फोकस आंसर विल बी बी. इंड्यूसिंग एंड सस्टेन कंपटीशन बिल्कुल है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को हम इनवाइट कर रहे हैं. डी रेगुलेटिंग इंटरेस्ट रेट, ये भी बिल्कुल ठीक है, हम कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट को कम ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं. तो आंसर विल बी बी. अब आ जाइए 71 क्वेश्चन. विच स्कीम एम टू इंक्रीज वाटर यूज एफिशिएंसी एंड द फॉर्म लेवल? बेटा जी आपकी 10th यूनिट की डायरेक्ट लाइन है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पीडीएमसी. तो जिसने भी एसएम पढ़ा है, एक लाइन पढ़ी है, 30th चैप्टर 10th यूनिट, तो उसका आंसर सही होगा. और बार बार कहा जाता है इस चैप्टर में से 10 से 13, 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं और वो आ रहे हैं, आपको दिख रहा है. नेक्स्ट आ जाए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएमआई? परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स. ये भी आपकी एसएम की लाइन है, तो मुझे बाकी पढ़ने की नीड भी नहीं है. Which of the following is the aim of national manufacturing policy? देखिए जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा, ये थोड़ा मुझे डिफिकल्ट लगा बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से. एक तो देखिए सारा 27 बहुत आसपास है, और फिर क्या है, सारों का जो ईयर है वो बहुत आसपास है, जीवीए, एनडीपी, एनएनपी, जीडीपी. तो ये बहुत कंफ्यूजिंग था, बहुत बच्चों को दिमाग लगाना पड़ा होगा. अगर पढ़कर भी आए हो तो कंफ्यूज हो गए होंगे. तो इसका सही आंसर है एसएमई दिया टू इंक्रीज द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन जीडीपी टू 25% बाय 2025. अगर बहुत डीपली पढ़ा है, एकदम याद था, तो आंसर सही होगा, नहीं तो कंफ्यूज होने की बहुत चांस है. तो हो सकता है क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द बच्चों का गलत हो या ठीक भी हो सकता है अगर आपको याद था तो. नेक्स्ट आ जाइए, द रीजन फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ द किसान रेल, for taking initiative towards transportation of the perishable goods to the market, for improvement in farm produce logistics. तो इसका आंसर बी है, ये एसएम का पार्ट है, क्योंकि इसमें पेरिशेबल गुड्स की बात नहीं होती है, इसमें ऑल टाइप ऑफ द प्रोडक्ट की बात होती है जो किसानों से मार्केट तक पहुंचाए. तो आंसर विल बी द बी. फॉर क्रिएशन ऑफ द स्टार्टअप इकोसिस्टम लाइट सेक्टर, इसमें ये कोई बात नहीं है. तो टेकिंग इनिशिएटिव टू फॉर्मुलेट ए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर लॉजिस्टिक्स सेक्टर, ये तो बिल्कुल भी बात नहीं है. तो आंसर क्या बनेगा, बहुत सारे बच्चों ने ए किया होगा, तो वो गलत है. बी इज द आंसर राइट, क्योंकि पेरिशेबल्स की बात नहीं हुई है, ऑल प्रोडक्ट की बात हुई है. सिर्फ यही था, जिसने बहुत डीपली पढ़ा होगा उसका आंसर सही होगा, जिसने भी थोड़ा सा भी ऊपर से पढ़ा होगा मे भी गलत हो जाए. Which facility was provided to industrial group to allow flexible and rapid change in their product mix without requiring a fresh license? तो ब्रॉड बैंडिंग इसका आंसर है, जो भी सिर्फ डायरेक्ट लाइन है आपकी एसएम की, आपकी 10th यूनिट की. तो ये तो सिर्फ आपको लाइन टू लाइन पढ़ना था, जिसने भी इस चीज को फॉलो किया है उसका आंसर बिल्कुल ठीक जाएगा. An ice cream company is planning to expand its business. Before making decision, it studies various economic factors such as consumer preference. Consumer preference की बात आ गई है, pricing की बात आ गई है, employees wages की बात आ गई है, idea location आ गया, which level of the economic. हाँ जी, an ice cream company, एक ice cream company. जब एक की बात होती है तो हम किसकी बात करते हैं, माइक्रो की. तो मैं ज्यादा नहीं पढ़ रही हूँ, बहुत ही आसान था, फटाफट पढ़ा चले. विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट ट्रू इन रिलेशन टू द सोशलिस्ट इकोनॉमी? रिलेटिव इनइक्वालिटी, ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पे इक्वालिटी की बात की जाती है, तो ये बिल्कुल गलत है. ट्रू बताना है हमें. फ्रीडम फ्रॉम हंगर इज ग्रांटेड बट कंज्यूमर्स सोवेरिटी गेट रिस्ट्रिक्टेड, ये बिल्कुल ठीक है, खाना मिलेगा लेकिन कंज्यूमर किंग नहीं है यहाँ पर. हाँ जी, मार्केट फोर्सेस हैव ए मेजर रोल, बिल्कुल भी रोल नहीं है. बायर्स अल्टीमेट डिटरमिन विच गुड्स, ये बिल्कुल भी नहीं है. तो आंसर क्या बनेगा, हमारी ए की स्टेटमेंट ठीक है, वो है स्टेटमेंट ए. तो आंसर विल बी ए. द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द मिक्स इकोनॉमी क्या है, देखिए मेरे को दूर से नजर आ रहा है, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर. शायद ये सबको पता होगा, रटा होगा, ज्यादा दिमाग शायद 5 सेकेंड लगे होंगे इसको. Which of the following is not covered under macroeconomics? Balance of payment overall आता है, overall level of the saving overall लिखा है, level of the employment overall है, behavior of the firm single firm की बात करें तो ये माइक्रो का पार्ट है. तो which of the following is not है, तो this is the right answer D. देखिए माइक्रो के क्वेश्चन तो आपको ऐसे दिया गया है जैसे कि मतलब गिफ्ट दिए जा रहे हैं, प्रसाद दिया जा रहा है. What happened to the demand when a larger proportion of the people belongs to older age group relative to the younger age? older age ज्यादा है, तो ये सेम एग्जांपल आपकी बुक में है, फैक्टर्स दैट इफेक्ट द डिमांड, जिसे हम डिमांड फंक्शन भी कहते हैं. तो क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज डिमांड फॉर जेरिलेटिक केयर सर्विस,
चश्मा एंड द वॉकिंग स्टिक एक्सेट्रा। तो मैं ज्यादा नहीं पढ़ रही हूँ, बी इज द आंसर है, क्योंकि मेरे को लगता है सबको ये पता है, सबका ये ठीक होगा। नेक्स्ट पढ़िए, अंडर डैश कंपटीशन सप्लाई विल बी मोर देन दैट अंडर डैश कंडीशन। जहां पर सप्लाई ज्यादा होता है कम्पिटिटिव में, ज्यादा मोनोपोली से। कम्पिटिटिव फॉर्म्स में क्या होता है, सारे बना रहे हैं, सारे बेच रहे हैं। मोनोपोली तो रिस्ट्रिक्टेड रखता है, कम बनाता है, ज्यादा प्राइस लेता है। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है मोनोपोली का, कम बनाकर ज्यादा प्राइस में बेचना। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, ज्यादा बनाओ ज्यादा बेचो। देखो मोनोपोलाइज्ड ये गलत हो गया है, इसका उल्टा हो गया। कंपटीशन क्या है, ये ठीक है, लेकिन ओलिगोपोली से ज्यादा जो प्रेफरेबल कौन होगा, मोनोपोली। ओलिगोपोली मोनोपोली दोनों एक जैसे हो गए, तो ये नहीं है। तो आंसर क्या रहेगा, बी। डिमांड इज सेट टू बी इलास्टिक, ये तो शायद ही किसी का गलत होगा। अगर गलत है तो सच में बहुत बड़ी सिली मिस्टेक है। बताया गया है जब इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 है तो हम उसे क्या कहते हैं, इलास्टिक। इलास्टिक है, इसे यूनिटरी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इन इलास्टिक। इसे क्या कहते हैं, हाँ जी। तो आंसर क्या बनेगा, बी। ये तो रटा होगा सबको, आई थिंक कितनी बारी प्रैक्टिस करवाए गए हैं, माइंड मैप बनाए गए हैं, सब कुछ करवाया गया है। नेक्स्ट आ जाइए, द कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम पोजीशन एट वेयर। हाँ जी, तो बना देते हैं फटाफट से। ये है और टेंजेंट, एक नाम देख लीजिए, सी। उसमें कुछ भी नहीं करना है, तो आई एम नॉट टेकिंग सो मच टाइम, क्योंकि सामने मेरे आंसर रखे हुए हैं। Which of the following is not the characteristics of the capitalist economy? तो कोलेक्टिव ओनरशिप नहीं होता है, कमांड नहीं होती है, मिलकर काम नहीं करते, सब अपना अपना काम करते हैं। प्रॉफिट मोटिव है, कंपटीशन है, फ्रीडम ऑफ द एंटरप्राइज है, कोई भी काम कीजिए। नेक्स्ट है, इफ ए कंपनी इंक्रीज एडवर्टाइजमेंट स्पेंडिंग, तो निकाल देते हैं एक्चुअल। तो चेंज इन द क्वांटिटी एंड चेंज इन द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर निकाल दीजिए। तो एक्सपेंडिचर कितने है, 20, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, 40 बटा में 20 कर दीजिए। ये तो फ्री में मांग, तो आंसर विल बी डी। The condition for consumer equilibrium, law of equally marginal utility सबने पढ़ा हुआ है। इसमें क्या कंज्यूमर है, दिस इज द आंसर। MUX PX is equal to MUY is equal to PY। लास्ट पेनी वाली बात की गई है इसमें, वो यही है। Which of the following statement is true about the given goods? तो आपको बार बार बताया गया था, all given goods are inferior goods but all inferior goods are not given goods। तो exactly, क्योंकि given goods क्या होता है, highly inferior goods। तो highly inferior goods तो inferior goods का पार्ट होगा ना, तो आंसर विल बी ए। तो आंसर क्या होगा, ए। आंसर क्या होगा, ए। बी नहीं होगा। हमने इनफीरियर गुड्स क्लोज सब्स्टिट्यूट की कोई बात नहीं की है, लॉ ऑफ डिमांड को वो फॉलो नहीं करता है। द कंसेप्ट ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस इज क्लोजली रिलेटेड टू द डैश कर्व। एमयू कर्व, एमयू किससे रिलेटेड है, डिमांड से। तो आंसर क्या बनेगा, देखिए प्रॉफिट हो नहीं सकता, कॉस्ट हो नहीं सकता, सप्लाई। तो वैसे भी अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया एमयू से, तो आप किसके साथ जाएंगे, डिमांड। मार्जिनल यूटिलिटी किससे रिलेटेड है, डिमांड से। डिमांड करोगे तो एमयू आएगा, तो आप इसका निकाल सकते थे। अगर थोड़ी बहुत किसी के भी मतलब हो सकता है लास्ट तक जाते जाते ना हो, तो मे भी गलत हो गया हो, लेकिन गलत होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन जो है जा ही नहीं रहे। तो ऑटोमेटिकली आप किसके साथ जाओगे, डिमांड के साथ। नेक्स्ट आ जाइए, द स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज डिटरमाइंड बाय द रिलेटिव प्राइस ऑफ द 2 गुड्स एंड इज इक्वल टू, बजट लाइन है, रिलेटिव प्राइस है, तो क्या होगा, द प्राइस रेशियो ऑफ द 2 गुड्स। हम देते हैं ना प्राइस, हमने किसका एग्जांपल लिया था, वॉच और आइसक्रीम का दिया हुआ है, एप्पल और ऑरेंज का दिया हुआ है कि एप्पल हमारे पास कितना था, 1 रुपया पर, ऑरेंज कितना था, 50 पैसा। तो वो क्या था, प्राइस रेशियो ऑफ द 2 गुड्स। एक्सपेंडिचर की बात टोटल नहीं की गई है, इनकम लेवल की बात नहीं की गई है, मार्जिनल यूटिलिटी नहीं है, क्योंकि बजट डिटरमाइन द रिलेटिव प्राइस ऑफ द 2 है। इनकम लेवल है, लेकिन यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। हाउ डज एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर जनरली अफेक्ट द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स। तो जैसे ही इनकम बढ़ेगी, डिमांड फॉर द नॉर्मल गुड्स बढ़ जाती है। तो देख लेते हैं, इंक्रीज आएगा, क्यों आएगा, अदर फैक्टर है। इंक्रीज और डिक्रीज किसके साथ है, वो स्ट्रक्चर याद है, अदर फैक्टर के साथ। एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन किसके साथ है, प्राइस में चेंज के कारण। तो मेरे पास आंसर आ जाए इंक्रीज इन द डिमांड। Which of the following curve is known as plant curve? देखिए प्लांट कर्व, एवरेज कोस्ट, टोटल कोस्ट कर्व, एवरेज टोटल कोस्ट कर्व, एवरेज वेरिएबल कोस्ट कर्व बिल्कुल भी नहीं है। लॉन्ग रन की बात करते हैं तो इसे हम प्लानिंग कर्व कहते हैं, हम इसे क्या कहते हैं, प्लानिंग कर्व कहते हैं, इनक्लेव कहते हैं। शॉर्ट टर्म कोस्ट कर्व क्या है, हमने बनाए थे, ये प्लांट है जिस पर हम काम कर रहे हैं, जिस पर हम काम कर रहे हैं, जो रियलिटी है, बार बार बताया गया। तो आंसर विल बी सी। तो इसमें कुछ बच्चों को कंफ्यूज हो सकता है, फटाफट में कईयों ने डी कर दिया होगा।
तो नहीं, प्लांट कर्व किसे कहा जाता है? जिसपे काम किया जा रहा है। बताया भी गया 2 साल तक मैंने इस प्लांट पे काम किया, अगले 2 साल इस प्लांट पे काम किया, अगले 2 साल तक इस प्लांट पे, इस तरह से हमने 5 प्लांट का एग्जाम्पल दिया था। तो प्लांट कर्व है, शॉर्ट रन। व्हेन एवरेज प्रोडक्ट राइज, एंड जी राइज, एवरेज प्रोडक्ट बना लेते हैं, राइज हो रहा है, ये मेरा एवरेज प्रोडक्ट है, राइज एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ द वेरिएबल इनपुट। मार्जिनल प्रोडक्ट देखिए, मार्जिनल प्रोडक्ट इससे ऊपर है और ये इसके मिनिमम पॉइंट पे काट देता है। लेस देन द एवरेज प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं है, मिनिमम है बिल्कुल नहीं है, इक्वल टू द एवरेज प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं है। जब वो राइज हो रहा है, राइज ये बढ़ रहा है यहाँ से, तो क्या होगा? मोर देन द एवरेज प्रोडक्ट। देखिए इन दोनों का जो गैप है वो क्या है? मोर देन द एवरेज प्रोडक्ट है। अब नेक्स्ट आ जाइए 93 टू 95, फटाफट से निकालते हैं, ये हमने किया हुआ है। मेरे पास MP है, तो TP क्या होता है? समेशन ऑफ द MP, तो हम निकाल सकते हैं। मेरे पास TP आ गया 20। AP क्या है? AP क्या होता है? TP डिवाइडेड बाय में क्वांटिटी, तो मेरे पास क्वांटिटी है ऑफ द लेबर है, ये भी 20 आ जाएगा। हाँ जी, फिर मेरे पास MP है 26 से मैं निकाल देती हूँ 46, ये कितना आ जाएगा? मेरे पास 23 आ जाएगा। ये 66 है मेरे पास, ये कितना आ जाएगा? मेरे पास 33 आ जाएगा शायद। और ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 66 है। TP है तो इसमें से मैं माइनस कर देती हूँ, 66 को 46 से माइनस करूंगी तो ये 20 आ जाएगा। हाँ जी, अब मेरे पास यहाँ पे 19 है, इसको मैं 4 से करती हूँ तो मेरे पास 76 आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा? 4 प्लस में 70, 80 आ जाएगा। यहाँ मेरा कितना आ जाएगा? 80 डिवाइड बाय में 5 कितना हो जाता है? हाँ जी 0 आ जाएगा। ये कितना आएगा भाई? 3। 8 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं भाई, चल नहीं रहा हाथ पैर। 80 को 80 डिवाइड बाय में 5 करते हैं, उल्टा कर रही थी मैं। हाँ जी आप मत करिएगा। 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा। ठीक है जी, अब देखते हैं क्या पूछ रहा है। देखिए मैंने नीचे का नहीं पढ़ा है, फटाफट से टेबल, क्योंकि टेबल बहुत छोटी थी तो हमें नीचे की देखने की जरूरत नहीं है। अगर टेबल बहुत बड़ी है फिर हम देखते हैं कि क्या निकालना है। वट विल बी द टोटल प्रोडक्ट व्हेन द क्वांटिटी ऑफ द लेबर इज 5। टोटल प्रोडक्ट कितना है मेरा? 5, जब 5 है तो 80 आंसर। व्हाट विल द मार्जिन व्हेन द क्वांटिटी ऑफ द लेबर इज 4 है तो मेरा आंसर क्या आएगा? 10 आ जाएगा। व्हाट विल द एवरेज प्रोडक्ट व्हेन द क्वांटिटी ऑफ द लेबर इज 3। लेबर की 3 है तो एवरेज प्रोडक्ट मेरा शायद 3 को 2 आ जाएगा, 22 आएगा भाई यहाँ पे तो। हाँ 3 से, तो मेरा आंसर आएगा 2। तो मेरा आंसर आएगा, थोड़ी जल्दी के चक्कर में हो रहा है तो आप ऐसे जल्दबाजी मत कीजिए। Which of the following statement are correct? Statement A period will be considered shortened period if the amount of at least 1 minute। तो क्या पंच लाइन बताई गई है सबको? There is a ratio between the variable factor and the fixed factor, या at least one factor of the production is the क्या होगा? वेरिएबल या फिक्स्ड। तो ये बिल्कुल सही जा रहा है। स्टेटमेंट सेकंड क्या था? लॉन्ग रन इज ए पीरियड ऑफ द टाइम इन विच ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, ये बिल्कुल ठीक है। थर्ड पढ़ते हैं इन द शॉर्ट रन ऑल इनपुट्स आर फिक्स्ड, बिल्कुल गलत है। इन द लॉन्ग रन ऑल इनपुट एक्सेप्ट 1 आर इन द लॉन्ग रन, नो, ये भी बिल्कुल गलत है। तो आंसर क्या बनेगा? फर्स्ट एंड सेकंड ढूंढ लीजिए, द आंसर विल बी सी। तो ये सारे माइक्रो के जितने भी क्वेश्चन है, ये सीधी पंच लाइन आपको मतलब ज्यादा नहीं तो 50 बारी याद करवाई गई है, हर बारी बुलवाया गया है, हर बारी क्लास में बुलवाया गया। तो अभी भी ये गलत है तो फिर कुछ नहीं हो सकता जी। थैंक। Which of the following factor or resource make it possible to produce goods and services? 4 factor of production। जैसे ही प्रोडक्शन का चैप्टर शुरू करते हैं, शुरू होते हैं लास्ट तक उसको 100 बारी रिवाइज किया गया है। तो कौन कौन सा? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी नेक्स्ट इज इन कॉब डगलस में फंक्शन आउटपुट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन एंड इनपुट यूज आर, सीधा सीधा बताया गया है लेबर एंड कैपिटल। लेबर का कितना रेशो था? 3/4 एंड कैपिटल का 1/4। इतना तो इन्होंने पूछा ही नहीं है, कुछ भी नहीं पूछा है, सिर्फ लेबर एंड कैपिटल को इनपुट लेते हैं। तो मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आफ्टर आइडेंटिफाई द मार्केट द एंटरप्राइज हैज टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग द 4 P's नेमली। तो ये प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द मतलब एंटरप्रेन्योर्स था। तो 4 P's क्या है? वैसे भी अगर मार्केटिंग पढ़ी हुई है, थोड़ा बहुत प्लस 2 में भी पढ़ा हुआ तो आपको सबको पता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये मुझे यहाँ दिख रहा है। If a firm add more number of worker but total output start to increase at the decreasing rate, बताया गया था कि जो TP है वो उसकी जो चाल है वो कौन डिसाइड करता है? MP। तो मेरे पास ये 3 स्टेज थी, ये मेरे पास 3 स्टेज थी। यहाँ पे क्या है? TP बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या है? बिकॉज ऑफ द MP क्या है? बिकॉज ऑफ द MP क्या है? कम होने से क्या होगा? जो TP क्या हो जाएगा? जो TP क्या हो जाएगा? हाँ जी
डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न आ जाएगा, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न आ जाएगा। तो टीपी की जो चाल है वो कौन डिसाइड करता है? एमपी। कौन डिसाइड करता है? एमपी। टीपी बढ़ रहा है लेकिन किससे बढ़ रहा है? डिक्रीजिंग रेट से। डिक्रीजिंग रेट का क्या मतलब है? एमपी घट रहा है, एमपी घट रहा है। यहाँ तक क्या था? जो एमपी क्या है? बढ़ रहा था। एमपी क्या था? बढ़ रहा था। और उसके बाद क्या है? एमपी क्या है? घटते घटते क्या है? फिर यहाँ पे क्या है? जीरो भी हो जाता है। फिर लास्ट जो थर्ड स्टेट है उसे कहते हैं नेगेटिव रिटर्न, क्योंकि वो क्या होता है? एमपी क्या होता है? माइनस में चला जाता है। एमपी क्या है? माइनस में चला जाता है। तो आंसर क्या बनेगा? बी। तो इस तरह से पूरा पेपर हमने एनालिसिस कर लिया है। तो ओवरऑल जो मैं बता सकती हूँ वो यही बता सकती हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 90 टू 92% पेपर बिल्कुल इजी और आसान था। सिर्फ 7-8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो लेंथी, जिनकी बिकॉज ऑफ द जो लैंग्वेज थी वो बड़ी थी, आंसर बिल्कुल ठीक था। या फिर नोट वाले में हो सकता है आप फंस गए हो या कंफ्यूज हो गए हो, या एक आधा क्वेश्चन में जो प्रिंटिंग मिस्टेक में थी, तो ऑन द टाइम ऑफ द पेपर इतना दिमाग नहीं चलता है, तो हो सकता है। तो ये 5-7 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सब कुछ बहुत आसान था। जिन्होंने भी, और मोस्टली क्वेश्चन क्या है? सारा एसएम में से आया जो बताया जाता है, मतलब लाइन टू लाइन क्वेश्चन आया हुआ है। 43 नंबर जो माइक्रो है, मैंने ज्यादा नहीं, मैंने तो 5-7 मिनट में पूरी माइक्रो करवा दी है, क्योंकि मैं मान के चल रही थी ये तो मतलब सब बच्चों को रटा पड़ा होगा। तो 43 नंबर तो मेरे ख्याल में सबके आएंगे, कोई एक आधा नंबर बाय द सिली मिस्टेक कंफ्यूजन के कारण घट गया होगा। और मैक्रो में भी जैसे मैंने बताया कि 30-40 क्वेश्चन बिल्कुल आसान थे। 10 से 12 क्वेश्चन तो आपके 10th यूनिट में से आए हुए हैं। 16 और 17 जो हम मेजोरिटी ऑफ द हम बताते कि कीजिएगा, केंजियन वाला और जो नेशनल इनकम वाला है, उसमें से इतनी आसान कैलकुलेशन आई हुई है। मल्टीप्लायर वाले कितने क्वेश्चन आए? बिल्कुल आसान। बजट की 3 क्वेश्चन है, तीनों की सेम एसएम की लाइन है, मैंने बता भी दिया कहां से उठाया गया है। तो प्लीज एनालिसिस कर लीजिए। अब तो जो होना था हो गया है, टेंशन मत लीजिए, एंजॉय कीजिए। तो रेस्ट कीजिए, एंजॉय कीजिए। तो फाइनली हमारा सीए फाउंडेशन यहाँ पर एक बार ही तो आपको थकान से राहत देगा। तो पेपर बहुत अच्छा था। जिसको भी एग्रीगेशन में दिक्कत आएगी, इकोनॉमिक्स का पेपर आपको हेल्प करेगा कि आपके सीए का जो फाउंडेशन का पड़ाव है वहां तक आपको ले जाए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, एंजॉय। अब तो सिर्फ एंजॉय, ठीक है? थैंक यू।